नमस्कार दोस्तों, केवल टीचिंग परिवार में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आज आप लोगों के सामने साइंस के एक हार्ड लेवल का प्रश्न देखने को मिलेगा और इन प्रश्नों को यदि आप लोगों ने कर लिया ना, यदि मैं आज आप लोगों को यहाँ पर 25 यानी 25 प्रश्न कराने वाला हूँ और इस 25 प्रश्नों में से यदि यकीन मानना आप लोगों ने 20 प्रश्न कर लिया ना, तो आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे उन 20 प्रश्नों को करने से ठीक आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आज एक अच्छे लेवल का और आज एक बहुत ही कहते हैं ना टफ पेपर आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिलेगा, जिसमें से कुछ आप लोगों के बनाए हुए प्रश्न हैं और कुछ आप लोगों के एग्जाम के अंदर आए हुए भी प्रश्न हैं। या आप लोगों में से बहुत से बच्चे ने कमेंट भी किया हुआ है कि सर सॉइल या कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक के नाम दिए गए या कुछ एसरेशन और रीजन के नाम भी दिए गए कि सर एसरेशन और रीजन के प्रश्न करा दीजिए केमिस्ट्री के। तो आज आप लोगों के एसरेशन और रीजन के या जितने भी टफ क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं या बने हुए उन सभी प्रश्नों को आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। और यकीन माना यदि इन प्रश्नों को आप एक अच्छे तरीके से खुद कर लेते हो अपनी आप, तो वही आपका बेड़ा पार हो जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। इस बार आप लोगों का साइंस में बहुत ज्यादा नंबर आएंगे, यानी 20+25 तक आप लोगों के नंबर 100% आएंगे। मैं ये नहीं कह सकता कि आपके 30 में से 30 आएंगे भाई, बट इतना मान के चलना कि 20 से 25 के बीच में आपके मार्क्स आ जाएंगे। और 20 से 25 का जो नंबर है ना साइंस में, ये बहुत अच्छा नंबर है। ऐसे नहीं कि ये बहुत कम है, ये बहुत बढ़िया नंबर आप लोगों के हो जाएंगे उसके। ठीक है, चलिए भाई पोल दिया करिए सर। देखिए बच्चे, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोगों ने ये नया स्टार्ट ही किया हुआ है और हम लोगों के पास कोई ऐसी सोर्स या कोई ऐसी सुविधाएं नहीं है कि हम आप लोगों तक पोल दे सके। अब पोल देने के लिए यहाँ पर एक व्यक्ति को बैठाना पड़ेगा, उसके लिए एडिटर को लेके आना पड़ेगा। तो भाई अभी तो वो पॉसिबल नहीं है, बट हाँ आगे जैसा जैसा ये चीजें रही तो बिल्कुल डेफिनेटली आप लोगों का ठीक है पोल दिया जाएगा, या जो भी आप लोग बात कर रहे हो उन सब चीजों पर भाई गौर किया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, अभी पोल के लिए भाई एक स्पेशल व्यक्ति को यहां पर लाना पड़ेगा और उसको पोल दिलवाना पड़ेगा, वो अभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग भाई स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले भाई आप सभी बच्चे एक बार सेशन को अपने सभी साथियों के पास शेयर कर देंगे इस क्लास को, क्योंकि ये आप लोगों का हार्ड लेवल का एक अंतिम प्रहार है जिसके अंदर आप लोगों के एग्जाम के ओरिएंटेड जिस तरह के लेवल का एग्जाम आप लोगों का अब पूछा जा रहा है या बनाया जा रहा है, बिल्कुल सेम एज इट इज उसी तरह के प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे भाई। ठीक है, और जो पहली बार चैनल पर आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे इस क्लास को और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी क्लास के सेशन का देखने वाला है। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाना और आज अंतिम में आप सभी लोगों को अपना रिजल्ट जरूर बता करके जाना है। आज देखता हूं कि भैया कितनी तैयारी आप लोगों की अभी तक हुई है, तो आज आप लोगों को अपना रिजल्ट जरूर बता करके जाना है। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला प्रश्न क्या कहता है, इसका आंसर आप लोगों का फटाफट एक बार ध्यान से देख करिए। टेलीग्राम चैनल बोलिए सर। देखिए बेटा, टेलीग्राम चैनल आप लोगों को पहले भी पता है, ठीक है, केवल टीचिंग पे या फिर ऊपर अभी आप लोगों का जो है पिन किया जा रहा है, जहां पर आप लोगों का ये चार्ट बॉक्स है, चार्ट बॉक्स के टॉप पॉइंट पर अभी मैं बोल रहा हूं, जो भी हमारे यहाँ साथी हैं वो आप लोगों के ऊपर पिन कर देंगे और उससे आप लोग जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना उसको, ताकि जो भी क्लास की पीडीएफ है वो आप तक समय से समय पहुंच जाए भाई। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर कहता है, कथन ए क्या कह रहा है, गर्म पानी की टंकी बनाने के लिए तांबे का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन लोहे का नहीं, ऐसा क्यों। एसरेशन कह रहा है कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक बट नॉट आयरन। रीजन क्या कह रहा है, रीजन कह रहा है इसका तांबा पानी या भाप के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, जबकि लोहा भाप के साथ प्रतिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम, वेयर्स आयरन रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड। अब आप लोगों को बताना है ए और आर दोनों सच है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों सच है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। बोथ ए एंड आर इज ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एसरेशन। ए सच है लेकिन आर गलत है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए गलत है लेकिन आर सच है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो कौन सा आपका सही जवाब आ रहा है भाई। ठीक है,
चलिए फटाफट बताइए कि कौन सा आपका सही जवाब आ रहा है इसके अंदर। ए। चलिए सभी लोग ए की तरफ जा रहे हैं, तो देखते हैं इसका क्या जवाब है। तो पहला मैंने आपको बताया कि गर्म पानी की टंकी बनाने के लिए तांबे का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन लोहे का नहीं। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। अब कहोगे सर इसका रीजन क्या है, तो तांबा जो है वो जनरली, अब गर्म पानी की टंकी है तो पानी तो उसमें गर्म होगी, स्टीम बनेगा, भाप बनेगा, तो उसके साथ कॉपर इजीली रिएक्ट नहीं करता है, आसानी से प्रतिक्रिया या अभिक्रिया नहीं करता। जबकि उसके कंपैरिजन में यदि मैं बात करता हूं लोहे की, आयरन की, तो आयरन आप लोगों को पता है स्टीम वाटर के साथ या स्टीम या भाप के साथ अभिक्रिया कर जाएगा। और करने के बाद इसने बताया है, वो बात बिल्कुल सही बताया कि आयरन ऑक्साइड लोहे के ऑक्साइड का वो निर्माण करेगा, जिसके कारण से उसके ऊपर क्या होता है, जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाता है, करोड़ हो जाता है, करोजन हो जाता है उसका। आपने देखा भी होगा दोस्तों कि आप लोगों के घरों में यदि आजकल जो रोड होता है ना पानी गर्म करने वाला, वो रोड यदि स्टील का बना हुआ है, ठीक है, स्टील का बना हुआ है, तो डेफिनेटली वो लोहा का ही होगा, क्योंकि स्टील यानी लोहे के ऊपर एक क्रोमियम की या फिर निकिल की या फिर जिंक की एक लेयर परत चढ़ा दी जाती है उसके ऊपर। तो वो धीरे 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 जब आपने नया लेकर के आए थे तब वो चमक रहा था, लेकिन उसे जैसे 2-4 बार आपने यूज किया तो उसके ऊपर एक व्हाइट व्हाइट कलर की लेयर चढ़ जाती है, सफेद सफेद रंग की परत चढ़ जाती है। वो है उसका करोजन, वो उसको करोड़ कर रहा है, वो उसको नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए क्योंकि वो स्टील है। जबकि ये बात कॉपर के अंदर आसानी से नहीं होती, क्योंकि वो स्टीम भाप के साथ आसानी से प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो यहां पर हमारा ए भी सही है, और इसका रीजन भी जो कह रहा है ये बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सच है, यानी ए और आर दोनों सही है, और ये इसकी बिल्कुल सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए के साथ कितने लोग जा रहे हैं भाई, ठीक है, 60 फास्ट कराइए प्लीज। देखिए भाई, फास्ट तो मैं करा करके निकल लूंगा, लेकिन मैं यहां पहले देखना चाह रहा हूं कि आप सभी लोग कितने प्रश्नों का जवाब खुद सही दे रहे हो। तो मैं पहले प्रश्न को पढ़ूंगा, पूरे प्रश्न को पढ़ूंगा, और फिर उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। देखिए, आज हो सकता है कि एक प्रश्न को कंप्लीट करने में आप लोगों को समय ज्यादा लगे, लेकिन इस प्रश्न या इससे मिलते जुलते प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो डेफिनेटली आप उस प्रश्न को पढ़कर कभी भी गलत नहीं करोगे। तो अभी आप समय ले सकते हो थोड़ा सा, ठीक है। बाकी ऐसे फास्ट कराने वाला यदि पॉइंट होता है कि भैया इसका आंसर ए है, इसका आंसर बी है, इसका आंसर सी है, तो एबीसीडी वाला खेल तो खेल करके 25 क्वेश्चन है तो मैं उसको 20 मिनट के अंदर आपका सेशन कंप्लीट कर देता। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाह रहा हूं कि इसके चारों ऑप्शन और इसके दोनों एसरेशन रीजन को एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, ताकि इससे संबंधित यदि कोई प्रश्न बन भी जाए तो इजीली आप जो है उन प्रश्नों को सॉल्व कर सको, ठीक है। 25 क्वेश्चन है भाई, और सारे क्वेश्चन एक अच्छे लेवल के हैं। जब आप 25 प्रश्नों को सॉल्व करोगे या देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, हाँ सर आपने जो बोला था कि ये प्रश्न आज कठिन है तो वाकई में कठिन है, ठीक है। तो पहला प्रश्न आप लोगों का है, आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएंगे, और भाई इधर 1 से लेकर के 25 तक भाई मार्क लगा लेंगे, और यदि पहला क्वेश्चन आपका सही है तो उसके आगे टिक मार्क कर लेंगे। तो जिन जिन लोगों ने पूरी ईमानदारी के साथ, जिन जिन लोगों ने पहला इसका जवाब दिया है, वो उसके लिए 1 नंबर उसके अंदर जोड़ लेंगे। बाकी अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, मेटल की रिलेटिव रिएक्टिविटी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। Which of the following statements is are true regarding the relative reactivity of metal? पहला कहता है कि जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है लेकिन एल्यूमिनियम से कम रिएक्टिव है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन बट लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। बी कह रहा है सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम से ज्यादा रिएक्टिव है, यानी सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन पोटेशियम एंड कैल्शियम। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। अब जल्दी से फटाफट आप लोग कमेंट करिए कि इसका क्या जवाब रहेगा, इसका क्या आंसर रहेगा, ठीक है। तो यहां पर भाई इसको पता करने के लिए आपको पहले रिएक्टिविटी सीरीज का पता होना बहुत जरूरी है। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, कोई ना का मैगजीन, अलीसा जी, फादर सन सब पंजाबी हैं, कौन होगा एजी एयू। चलिए भाई, अब इसी क्वेश्चन से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। पहला कह रहे हैं जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। अब देखो भाई, नीचे कम रिएक्टिव और उसके ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव, तो ये हमारे सामने है जिंक,
क्या जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है? जी हाँ, ऊपर है तो ज्यादा रिएक्टिव है। इसके बाद कहता है कि लेकिन एल्युमिनियम से कम रिएक्टिव। देखो, जिंक जो है वो लोहे के ऊपर आ रहा है तो इससे ज्यादा रिएक्टिव है, एल्युमिनियम के नीचे आ रहा है तो इससे कम रिएक्टिव है। इसका मतलब यदि मैं बात करूं तो ऑप्शन ए जो है वो इसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सत्य है। दूसरा कह रहा है कि सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम से ज्यादा रिएक्टिव है। अब मुझे एक बात पता है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो पोटेशियम होता है, तो सोडियम, मैं यदि कहूंगा कि पोटेशियम से ज्यादा रिएक्टिव है तो यह कथन गलत है, यानी असत्य है। तो पहले हमें पता चल गया कि बी जो है यहां पर वो गलत हो गया। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव। अब देखो भाई, एल्युमिनियम नीचे है, मैग्नीशियम ऊपर है। मैंने आपको बताया कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में जितना ऊपर वो उतना ज्यादा रिएक्टिव, और जो जितना नीचे वो उतना कम रिएक्टिव। तो एक बार मुझे बताएं आप सभी लोग कि यहां पर एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव होगा कि मैग्नीशियम? सर, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव होगा और एल्युमिनियम उससे लेस रिएक्टिव होगा। इसका मतलब सी बी ऑप्शन इसका जो है भाइयों गलत हो गया। तो अब यहां पर केवल ऑप्शन ए राइट आंसर है, तो केवल सी ये गलत हो गया, ए और बी ये भी गलत हो गया, केवल ए जो है वो इसका सही जवाब है। तो फिर अगले क्वेश्चन के लिए 1 नंबर ऐड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अभी जो भी गलत कर रहे हैं और सही कर रहे हैं वो कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे, और लास्ट में मैं आप लोगों का भैया रिजल्ट पूछूंगा कि आज आप लोगों ने जितने भी प्रश्न किए हैं उनमें से कितने प्रश्नों का जवाब सही और कितने प्रश्नों का जवाब गलत दिया है, ठीक है। और उस समय भाई जब आप अपना रिजल्ट देखोगे ना तो यकीन मानना आपको बहुत मजा आएगा कि हाँ भाई वाकई में आज इतने टफ प्रश्नों को भी हम लोगों ने इजी और आसानी से कर लिया है, ठीक है। तो ओनली ए इसका राइट आंसर है, केवल ए। अब किसके बिहार पर जवाब दिया हमने? तो इस रिएक्टिविटी सीरीज के बिहार पर। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सो मीडियम ए की डेंसिटी मीडियम बी से ज्यादा है। देखिए कह रहा है कि ए की डेंसिटी जो है वो बी से ज्यादा है। अगला कहता है लेकिन सी से कम है। लेकिन ए की डेंसिटी कम है किससे? सी से। ध्यान से देखना, ए की डेंसिटी बी से ज्यादा है बट इस ए की डेंसिटी सी से कम है। इसका मतलब सी की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। सी की डेंसिटी मैक्सिमम होगी, सी की डेंसिटी मैक्सिमम होगी। और यदि सी की डेंसिटी मैक्सिमम है तो आगे ये कह रहा है किस मीडियम में आवाज सबसे तेजी से ट्रेवल करेगी? द डेंसिटी ऑफ मीडियम ए इज मोर देन मीडियम बी बट लेस देन मीडियम सी। इन विच मीडियम डज द साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट? किस मीडियम में साउंड फास्टेस्ट ट्रेवल करेगा? तो साउंड किस मीडियम में फास्टेस्ट ट्रेवल करेगा? जिसकी डेंसिटी ज्यादा से ज्यादा है। और सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है भाई? सी की। तो सी इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, यानी फोर्थ इसका राइट आंसर है। अब कितने लोग सी जवाब दे रहे हैं? सी या डी बोलो, बात एक ही है। बिल्कुल भाई, डेंसिटी इज द प्रोपोर्शनल द स्पीड ऑफ साउंड। जिस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होगी उस मीडियम में ऑब्वियसली साउंड की स्पीड ज्यादा होगी। जिस मीडियम की डेंसिटी कम होगी उस मीडियम में ऑब्वियसली साउंड की स्पीड क्या होगी? कम। तो साउंड की स्पीड कम। लेकिन एक बात यदि मैं बताऊं, एयर के रिस्पेक्ट में देखोगे, वायु के रिस्पेक्ट में देखोगे, किसी गैस के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये इनवर्स रिलेशन में होता है। जिस गैस की डेंसिटी ज्यादा उसमें साउंड की स्पीड कम, जिस गैस की डेंसिटी कम उसमें साउंड की स्पीड ज्यादा। वो केवल गैस की बात होती है, बट यदि सॉलिड, लिक्विड, गैस इन तीनों की हम बात करें तो इनके अंदर जिसकी स्पीड ज्यादा, इसका मतलब डेंसिटी उसकी ज्यादा रही होगी। तो सही जवाब सी यानी 4 है, ठीक है। टाइम दीजिए सर आंसर करने का। अब देखिए भाई, मैं टाइम पूरा दे रहा हूं, जब तक मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं तब तक आपके लिए पूरा का पूरा समय है। लेकिन यदि मैं प्रश्न पढ़ने के बाद ही मैं उसका आंसर दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि शुरुआत में ही मैंने आप लोगों को आंसर दे दिया है, ठीक है। तो आप लोगों को समय ज्यादा से ज्यादा मिलेगा 30 से 35 सेकंड का, जब तक मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में उसको पढ़ रहा हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए, इन पूरे प्रश्न को पूरा हिंदी इंग्लिश 2 बार पढ़ने में मुझे समय जरूर 1 मिनट लग जाएगा, और उस 1 मिनट के अंदर आप लोग अपना आंसर सोच सकते हैं कि क्या होना चाहिए। तो कथन ए क्या कहता है? भूजल इंसानों के इस्तेमाल के लिए पानी का एक बहुत जरूरी सोर्स है। एसरेशन में कह रहा है ग्राउंड वाटर इज अ हाईली एसेंशियल सोर्स ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन कंजप्शन।
ये कह रहा है फिर भी कई इलाकों में इसका लेवल कम हो रहा है, येट इट इज लेवल डिक्रीजिंग इन द मेनी एरिया। फिर भी कई इलाकों में पानी का जो लेवल है, जल स्तर है, वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है। अब कारण उसका क्या कहता है? कारण कह रहा है कि बढ़ती आबादी। बिल्कुल भाई, जब आबादी ज्यादा होगी तो पानी की आवश्यकता ज्यादा होगी, पानी की आवश्यकता ज्यादा होगी तो जमीन को खोद करके और पानी का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा किया जाएगा। दूसरी बात, औद्योगिकीकरण खेती के गतिविधियों। भाई औद्योगिकीकरण का मतलब उद्योग बढ़ेगा तो पानी की आवश्यकता बढ़ेगी। उद्योग नहीं था पहले तो पानी ज्यादा यूज नहीं हो रहा था। और उसके साथ साथ पहले खेतियां कम हुआ करती थी, अब खेती पूरी तरीके से हो रही है, तो इसका मतलब अब पानी की भी ज्यादा आवश्यकता है। और सबसे मेन कारण है जंगल की कटाई। अब जंगलों की कटाई होने के कारण से आप लोगों को पता है कि जो हमारा मानसून है या कई ऐसी वेदर क्लाइमेट जो होती है उसके चेंजेस में परिवर्तन आ गया, जिसके कारण से ना तो समय पे बरसात होती है और ना ही कोई सीजन समय पे आता है। कहते हैं कि कब बारिश हो जाए और कब क्या हो जाए कुछ भरोसा नहीं, कोई पता नहीं, यानी पूरा क्लाइमेट ही परिवर्तित हो गया है। तो यहाँ पर ये भी बिल्कुल सही है। और इन सभी कारणों से कह रहा है कि जल स्तर जो है वो बहुत कम हो गया है। The water level is depleted due to the increasing population, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर एक्टिविटी एंड डिफोरेस्टेशन। सर ये दोनों के दोनों बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। बोथ ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए गलत है लेकिन आर सही है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। चलिए बताइए इसका जवाब क्या है? बहुत समय दिया आपको मैंने, ठीक है, बहुत समय मैंने आप लोगों को दिया है भाई। अब आप लोग बताएंगे कि इसका जवाब क्या होगा। ए, ठीक है। चलिए भाई फटाफट बताएंगे भाई, फटाफट बताएंगे। ए, ठीक है। चलिए भाई, भूतनी आ गई। कौन है भाई भूतनी? यहां पर कह रहे भूतनी आ गई है यहां पर, ठीक है। चलिए भाई हम लोगों को डिटेल में समझा कीजिए सर आंसर देने के बाद। हाँ बिल्कुल भाई, अभी तक मैंने आंसर नहीं दिया है, अब मैं इसको समझाऊंगा। ये भाई आज का मेरा ये सेशन ऐसे ही चलेगा आप लोगों का कि पहले आप लोग आंसर दोगे और फिर उसके बाद सर दीपक सर की क्लास होगी। बिल्कुल भाई दीपक सर की क्लास होगी, बट दीपक सर ने कल आप लोगों को पता है कि रात 11 बजे तक क्लास ली थी आप लोगों की, 6 बजे से लेकर के 11-12 बज गए थे क्लास। तो दीपक सर अब भाई पीपीटी तो बनाना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं कि हमने किसी का पीपीटी बना करके और बनाने वाला है और हम उसको केवल पढ़ाने का हमारा काम है। पीपीटी बनाना है कुछ तो वो पीपीटी तैयार कर रहे हैं भाई, कुछ ना कुछ समय के लिए आज आप लोगों की क्लास तो वो ले लेंगे। अब वो क्लास आप लोगों को शाम को 6 बजे भी आ सकता है या 7 बजे भी आ सकता है, वो कोई अभी श्योरिटी नहीं है, बट डेफिनेटली आपको एक क्लास रात को जरूर मिलेगी दीपक सर के द्वारा, ठीक है। हाँ बिल्कुल भाई रात को एक क्लास जरूर मिलेगी आप लोगों को, बट इस सेशन को अभी यहाँ पर आप लोग देखिए भाई, ये जबरदस्त प्रश्न है आप लोगों का। और बीच बीच में भाई आप लोग शेयर भी करते रहिए क्लास को, ताकि वो तमाम साथी जो इस बार 7 फरवरी में जिसका एग्जाम है, पेपर 2 का 7 फरवरी को एग्जाम है बहुत से बच्चों का, तो उनका एग्जाम भाई 7 फरवरी, आज 4 हो गया, कल 5, 6, मतलब आपको पता है कि 6 तारीख से तो वैसे भी आप लोग बिजी हो जाओगे। बहुत से लोग सेंटर देखने चले जाएंगे इधर उधर, कहाँ उनका सेंटर है, किस स्थान पर सेंटर है, उसी में व्यस्त रहेंगे। तो आज और कल 2 दिन आप लोगों के पास समय, आज कल और ज्यादा से ज्यादा परसों 2-3 दिन आप लोगों के पास समय है। इसके बाद तो भाई आप लोग जो है वो एग्जाम में डायरेक्ट जाओगे, ठीक है। चलिए सर ये जो पढ़ा रहे हैं क्या पीवाईक्यू है ना? देखिए इसमें से ये पीवाईक्यू भी है और ऐसे भी हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के एग्जाम में नहीं आए हुए लेकिन वो आने लायक हैं, यानी ये प्रश्न आप लोगों के एग्जाम के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल ऐसा का ऐसा उठा और सीधा आपके पेपर में छप गया। यदि ये छप गया तो भैया आपका नसीब बहुत अच्छा है और मेरा भी बहुत अच्छा है, लेकिन इनसे मिलते जुलते शब्द आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, कुछ शब्दों के साथ परिवर्तन करके और नए प्रश्न को बनाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहां पर इसका कौन सा जवाब है? सर इसका पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो ए और आर दोनों के दोनों सत्य हैं। तो ऑप्शन ए जिसने भी जवाब दिया था, आप सभी लोग क्या करिए भाई, ठीक है, आप सभी लोग मैंने बताया कि कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और जितने भी प्रश्न का जवाब आप सही दे रहे हो उस पर टिक मारते रहिए, जिसका गलत दे रहे हो पूरी ईमानदारी के साथ उसको गलत भी करते रहिए। ऐसा नहीं कि सर हमने तो पूरे 25 के 25 सही कर दिए,
गलत नहीं बताना, बिल्कुल सत्य बताना है पूरी ईमानदारी के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये आप लोगों का पीवाईक्यू है भाई, ये आप लोगों का पीवाईक्यू है। ये जो आप लोगों का लास्ट पेपर हुआ था सीटेट का, ठीक है। लास्ट पेपर जो आप लोगों का सीटेट का हुआ था कब, दिसंबर 2024 में, तब का ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। कहता है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, इस टेबल को कंप्लीट करना है। सबसे पहला है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम किससे, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम पी प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां से एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, यदि कोई हमारे सामने एलिमेंट है एक्स, तो ये एक्स एलिमेंट है, नीचे जो होता है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है और ऊपर जो होगा उसका एटॉमिक मास होगा। तो ये कोई एक एलिमेंट है और ऊपर एटॉमिक नंबर है, ए का मतलब है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। एटॉमिक, तब तक आप लोग जवाब दीजिए जब तक मैं कुछ बेसिक पॉइंट बता रहा हूं कि इसका कौन सा सही होगा। और जेड का मतलब है एटॉमिक, जेड का मतलब है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक है भाई। अब यानी जिसे हम हिंदी में बोलेंगे परमाणु क्रमांक, जिसे हम हिंदी में परमाणु क्रमांक के नाम से बुलाएंगे। एक बात याद रख लेना है, यदि मैं बात करता हूं आप सभी लोगों को, तो एक बात आप लोगों को याद रखना, किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है उसके प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है तथा प्रोटॉन उसके इलेक्ट्रॉन के बराबर भी होता है यदि वो एलिमेंट उदासीन है, तो यदि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा हुआ है तो देखिए भाई यहां पर किसी भी एलिमेंट के ऊपर किसी भी चार्ज की बात नहीं की गई है, ना तो कोई नेगेटिव चार्ज ना ही कोई पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को यहां पर मिल रहा है। तो ये बात आप लोगों को पता चल गई। इसके साथ साथ मैं एक और बात बताता हूं, किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो उसके अंदर मौजूद प्रोटॉन और प्लस में न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है। तो ये 5 पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं कि एटॉमिक मास ऊपर होगा, एटॉमिक नंबर नीचे होगा। एटॉमिक मास को ए से, एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हमेशा उसके प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा, लेकिन कभी कभी प्रोटॉन उसके इलेक्ट्रॉन के बराबर भी होता है। कब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन उदासीन होगा। और एटॉमिक मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है। इतना पॉइंट्स आप लोगों ने यदि याद कर लिया है या आपको पता है तो इस टेबल को डेफिनेटली आप लोग भर दोगे भाई। चलिए अब हम भरते हैं इस टेबल को। कौन क्या क्या जवाब दे रहा है भाई, सी 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 जवाब दे रहे हैं भाई, सी, कोई ए भी जवाब दे रहा है, ठीक है। अर्स गेमिंग जो है उन्होंने ए जवाब दिया है, जबकि मयूरास्ता ने सी जवाब दिया है। चलिए कोई ए जवाब दे रहा है, कोई सी जवाब दे रहा है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, अभी क्वेश्चन को मैं करूंगा समझ में आ जाएगा। देखिए भाई ये कह रहा है कि एटॉमिक नंबर 9, कोई एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 9 है। अभी मैंने आपको बता दिया यदि कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 9 है, क्या है उसका एटॉमिक नंबर 9, तो यदि एटॉमिक नंबर 9 होगा बच्चे तो उसके अंदर प्रोटॉन की संख्या भी 9 होगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 9 होगी, क्योंकि उसके अंदर एक बात याद रख लेना, कोई चार्ज के बारे में नहीं बताया गया। तो भाई मैं कहूंगा कि सर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 9 और इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या भी हो जाएगी 9। अब एक बात मुझे बताओ, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, अभी मैंने बताया किसी भी एटम का एटॉमिक मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के बराबर होगा। तो इसका प्रोटॉन कितना है दोस्तों, सर प्रोटॉन का है 9 और इसका न्यूट्रॉन कितना है 10। तो 9 को 10 में जोड़ोगे तो इसका एटॉमिक मास हो जाएगा, और एटॉमिक मास 10 में 9 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, 19 हो जाएगा। तो पहला टेबल भर गया। अब आ जाओ यहां पर, अब ये कह रहा है कि एटॉमिक नंबर तो हमें नहीं पता, लेकिन एटॉमिक मास हमें पता है 24। और अभी मैंने आपको बताया किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होगा वो उसके प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगा। तो भाई इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी नहीं दिया, लेकिन इसके अंदर प्रोटॉन दिया। यदि प्रोटॉन इसके अंदर 12 है तो इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर 12 होगा। अब यदि प्रोटॉन इसके अंदर 12 है तो इसका एटॉमिक नंबर जो होगा दोस्तों वो 12 हो जाएगा। तो ये भी टेबल। अब एक बात बताओ कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में ये पूछ रहा है, तो अभी मैंने बताया था कि न्यूट्रॉन की संख्या को निकालने के लिए हम करेंगे क्या, एटॉमिक मास में से किसको माइनस कर देंगे, एटॉमिक मास में से प्रोटॉन की संख्या को माइनस कर देंगे। तो एटॉमिक मास इसका कितना दिया गया है 24, और प्रोटॉन की संख्या कितनी दी गई है बच्चे 12। तो इसमें से 12 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 12। तो ये हमारे पास कितना आ गया भाई 12। तो इसका आंसर कौन सा होगा,
सर ए की जगह पे आपको लिखना है 19 और बी की जगह पे 9, सी की जगह पे 9। ए की जगह पे 19, सर ये गलत हो गया। ए की जगह पे 19, ये गलत हो गया। ए की जगह पे 19 और बी की जगह पे 9 होगा तो सर ये भी गलत हो गया। अब ए की जगह पे 19, बी की जगह पे 9, सी की जगह पे 9 और डी की जगह पे 12 और ई की जगह पे 12 और एफ की जगह पे भी 12 है। तो इसका ऑप्शन 3 यानी सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अब कितने दोस्त जो हैं इसका सी जवाब दे रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा है। अरे वीवो मोबाइल, भाई आपने नाम भी वीवो मोबाइल रखा हुआ है। मैंने आपको बताया कि ये एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु क्रमांक या परमाणु संरचना से संबंधित ये क्वेश्चन है। आपको एक बेसिक बात पता होगी कि किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो उसके अंदर मौजूद प्रोटॉन की संख्या को कहते हैं, और जितना किसी एलिमेंट के अंदर प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। यदि वो एलिमेंट उदासीन है, उसके ऊपर कोई चार्ज, कोई आवेश नहीं है, तो उसी के बिहार पर ये सारी चीजें लिख दी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर लिखा है और इसी के आधार पर ये पूरा का पूरा टेबल जो है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, गाड़ियों में रियर व्यू मिरर के तौर पर कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। सर क्या ये कथन सत्य है, आपको बताना है। एसरेशन में कह रहा है कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। दूसरा, अब ये पहला रीजन कहता है वे सीधी और बड़ी इमेज बनाते हैं, इसलिए गाड़ियों में रियर व्यू मिरर के रूप में कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। दूसरी बात, उनका देखने का दायरा बड़ा होता है, मतलब उनका देखने का दायरा जो है वो बड़ा होता है, ठीक है। सर अभी समझ में ही नहीं आया है, 7 को क्या बनाने वाले हैं, 7 को क्या बनाने वाले हैं। देखिए भाई पीछे देख देता हूं, 7 को क्या, कहां गया भाई 7। 7 तो इसमें कुछ है ही नहीं भाई, ठीक है। 7 तो इसमें कुछ है ही नहीं। चलिए इसकी तरफ आ जाइए भाई। तो उनका देखने का दायरा होता है, बिल्कुल ये बात आपको बताना है भाई, अभी नहीं बताऊंगा मैं। दे हैव वाइडर फील्ड ऑफ द व्यू, मतलब देखने का उनका दायरा जो होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। चलिए भाई पहला क्वेश्चन यहां पर पहला कह रहा है ए सच है, लेकिन ना तो आर और ना ही R2A के लिए सही स्पष्टीकरण है। ये कह रहा है ए इज ट्रू बट नाइदर R1 नॉर R2 आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। ए तो सच है लेकिन R1 और R2 दोनों ए की सही स्पष्टीकरण करते हैं। ए इज ट्रू बोथ R1 एंड R2 आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। ए सच है और केवल R1 ही ए की सही व्याख्या का स्पष्टीकरण करता है। कह रहा है कि ए सही है और R1 इसकी बिल्कुल सही व्याख्या करता है। दूसरा, ए सही है और केवल R2 ही ए की सही स्पष्टीकरण करता है। A is true and only R2 is correct explanation for this assertion। अब चलिए बताइए फटाफट इसका कौन सा जवाब होगा, ठीक है। फटाफट दीजिए इसका जवाब कौन सा होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सभी का जवाब आ रहा है डी 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 डी, बहुत बढ़िया भाई। अरुण कुमार का जवाब डी है, हिमांशी सिंह का भी जवाब डी है भाई, और रोशनी का भी जवाब डी है, सभी का जवाब डी है, ठीक है। लाइक करो, बहुत बढ़िया भाई। पूजा कुमारी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास भाई, ठीक है। क्योंकि अब यही आप लोगों के पास 1-2 दिनों का अंतिम समय बचा हुआ है, और इन अंतिम समय में आप केवल उन प्रश्नों के ऊपर ज्यादा गौर करो, ध्यान दो। क्योंकि देखिए सारे पीवाईक्यू कर लोगे, लेकिन वो सारे के सारे पीवाईक्यू एग्जाम में ऐसे नहीं आएंगे। हाँ ये जरूर आप कह सकते हो कि उन पीवाईक्यू के आधार पे हमें आइडिया लग जाएगा कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम उस कॉन्सेप्ट के बेस पर बनने वाले प्रश्नों को सोल्व कर लेंगे, तो हमें जो है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और उसी की चीज को देखते हुए हमने आप लोगों के सामने ये हार्ड लेवल का प्रश्न लेकर के आया है। एसरेशन रीजन और जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन इसके अंदर मैं बता रहा हूं वो सारे कॉन्सेप्चुअल बेस के आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। चलिए भाई, तो गाड़ियों में रियर व्यू मिरर के तौर पर कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। कन्वेक्स मिरर को रियर एंड व्यू मिरर कहते हैं, जो हम बैक साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए बाइक है, कार है, ट्रक है, उसके साइड में लगाते हैं। या दिल्ली में वही आप लोग रहते हुए दिल्ली मेट्रो में आप लोगों ने सफर किया होगा, तो दिल्ली मेट्रो में आप लोगों ने देखा होगा प्लेटफॉर्म पर एक बहुत बड़ा मिरर टांगा जाता है, और ये वो मिरर है जिस मिरर के अंदर जो ड्राइवर है ना, जो पायलट है, वही जो ट्रेन को चला रहा है, वो पूरी की पूरी ट्रेन को उसके अंदर देख लेता है, तो उसी को बोलते हैं रियर एंड व्यू मिरर। तो बिल्कुल सही है। दूसरा,
वे सीधी और बड़ी इमेज बनाती। सर सीधी इमेज बनाती ये बात तो सही है, लेकिन वो बड़ी इमेज कभी भी नहीं बनाती। कन्वेक्स मिरर के अंदर बनने वाली जो प्रतिबिंब होती है वो हमेशा वस्तु से छोटा होता है, तो ये तो गलत हो गया। उनका देखने का दायरा ज्यादा होता है, मतलब ये बिल्कुल सही है, वो वाइड एरिया पे आप लोगों को दिखाई देती है। कन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर है जो अपने अंदर आधे ब्रह्मांड की इमेज की बनाने की क्षमता रखता है, बशर्ते ये उसका साइज इतना छोटा दिखा देगा कि आप कहोगे कि ये क्या दिख रहा है भाई। पूरे के पूरे कुतुब मीनार को यदि किसी मिरर के अंदर देख सकते हो तो केवल कन्वेक्स मिरर है, यानी पूरे के पूरे भाई किसी भी एक बड़ी चीज को यदि किसी मिरर में देख सकते हो तो सदैव एक ही दर्पण होगा, और वो दर्पण कौन सा होगा बच्चे? कन्वेक्स मिरर। तो मैंने ये कहा कि सर ए तो इसका सही है, लेकिन R1 इसका गलत है और R2 इसका सही है, और इसका दायरा ज्यादा होता है, इसी कारण से हम लोग इसको गाड़ियों में रियर व्यू मिरर के रूप में यूज करते हैं। तो R2 जो है वो इस एसरेशन की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। तो पहले में देखा ए सच है, लेकिन R1 और ना ही R2 ए का सही स्पष्टीकरण करता है, तो ये कथन गलत हो गया। ए सच है और R1 और R2 दोनों इसका सही स्पष्टीकरण करते हैं, ये भी गलत हुआ। ए सच है और केवल R1 ही ए की सही स्पष्टीकरण करता है। सर R1 तो वैसे ही गलत हो गया है। ए सच है और केवल R2 ए का सही स्पष्टीकरण करता है, तो चौथा ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। फोर्थ ऑप्शन इज अ राइट आंसर, ठीक है। चौथा ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? पहला, कम पानी सोखने की क्षमता वाली मिट्टी में अच्छा हवा का संचार होता है और पानी रिसने की दर ज्यादा होती है। सॉइल विद लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हैज गुड एरेशन एंड हाई प्रीलोकेशन रेट। दूसरा ये कह रहा है, कम पानी सोखने की क्षमता वाली मिट्टी में हवा का संचार खराब होता है, हवा का संचार खराब होता है और पानी रिसने की दर ज्यादा होती है, ठीक है। ऑप्शन 2 देखना है, सॉइल विद लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हैज पुअर एरेशन एंड हाई हाई परकोलेशन ऑफ रेट। ऑप्शन 3 में, कम पानी सोखने की क्षमता वाली मिट्टी में अच्छा हवा का संचार होता है और पानी के रिसने की दर कम होती है। सॉइल विद लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हैज गुड एरेशन एंड लो प्रीलोकेशन रेट। ऑप्शन 4 कहता है कि कम पानी सोखने की क्षमता वाली मिट्टी में हवा का संचार खराब होता है और पानी रिसने की दर कम होती है। सॉइल विद लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हैज पुअर एरेशन एंड लो प्रीलोकेशन रेट। अब इसका जवाब क्या होगा भाई? चलिए बहुत बढ़िया भाई, अभी भी सूर्य वर्मा जी ने डी जवाब दिया भाई। क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जब तक मेंशन नहीं करोगे तब तक ये आइडिया नहीं लगेगा कि आपने 7 का जवाब दिया है, 6 का जवाब दिया है या 5 का जवाब दिया या किस प्रश्न का जवाब दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन करना है। तो एक्चुअल में यदि मैं देखूं कि कम पानी सोखने की क्षमता वाली मिट्टी में अच्छा हवा होता है, एक बात मुझे बताओ, यदि कोई भी ऐसी मिट्टी है जिस मिट्टी के अंदर वाटर को ज्यादा एब्जॉर्ब वो नहीं कर पा रही है, अब एक बात मुझे बताओ, मिट्टी के अंदर हवा के कण होते हैं, हवा होता है। अब यदि उस मिट्टी के अंदर पूरा का पूरा पानी भर गया तो वो पूरा का पूरा जो एयर को उसके अंदर से डिस्प्लेस कर देगा। तो जिस मिट्टी के अंदर पानी को सोखने की क्षमता ज्यादा होती है उसके एयर प्रीलोकेशन बहुत कम होता है, वायु की मात्रा बहुत कम होती है। तो यदि मैं बात करता हूं यहां पर ऑप्शन ए कि कम पानी सोखने की क्षमता वाली मिट्टी में अच्छा हवा का संचार होता है, क्योंकि कम पानी उसके अंदर रहेगा तो एयर ज्यादा रहेगा और पानी रिसने की दर जो होती है उसके अंदर ज्यादा होती है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है और सभी बच्चों ने इसका बिल्कुल राइट आंसर दिया है, ए फॉर आजादी। बहुत बढ़िया भाई, ए फॉर आजादी। तो आजाद हो गए भाई आप सभी लोग, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9। नौवां प्रश्न क्या कह रहा है? केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है भाई। पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक प्राकृतिक रेशों के उदाहरण हैं। एसरेशन ये कह रहा है पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्राइलिक आर एग्जांपल ऑफ नेचुरल फाइबर। देखिए भाई, यदि मैं बात करता हूं पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्राइलिक, तो ये एक प्राकृतिक रेशे के उदाहरण हैं क्या, ये आपको बताना है। दूसरा, ये रेशे पौधे और जानवरों से प्राप्त होते हैं। दीज फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स।
अब आपको बताना है कि ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है, या ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ए और आर दोनों के दोनों गलत है। अब आपको इसके बारे में वही बताना है। जल्दी से फटाफट कमेंट करो भाई, डी 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 डी। चलिए, डी सभी का जवाब आ रहा है। अब मैं इसके आंसर की तरफ जाता हूं। देखिए, पॉलिस्टर, नाइलॉन और एक्राइलिक, ये तीनों के तीनों 100% सिंथेटिक फाइबर्स हैं। इनको केमिकल रिएक्शन के माध्यम से लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है। तो इसका मतलब सर ये तो गलत हो गया। दूसरा, ये रेशे पौधे और जानवरों से प्राप्त होते हैं। जो रेशे पौधे और जानवरों से प्राप्त होते हैं उनको हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। जैसे वुल, ऊन का नाम सुना होगा, जैसे जूट, जैसे पटसन, या जैसे कपास, या आप लोगों ने सिल्क का नाम सुना होगा, रेशम का नाम सुना होगा। तो वो सारे के सारे जानवरों से प्राप्त होते हैं, वो सारे के सारे जीवों से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। तो उनको हम किस नाम से बुलाएंगे? प्राकृतिक। और जो हमने केमिकल रिएक्शन की सहायता से लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया हुआ है उनको हम बोलेंगे यहां पर सिंथेटिक। तो ये तो सर बिल्कुल गलत हुआ। और ये रेशे पौधे और जानवरों से प्राप्त होते हैं? बिल्कुल नहीं। यदि ये नेचुरल होते तो यहां पर कॉटन हो सकता था, यहां पर कोई सिल्क हो सकता था। इसका मतलब सर इसका ए भी गया काम से और इसका आर भी गया काम से। ए और आर दोनों के दोनों गलत हैं। तो पहला गलत हुआ, बी भी गलत हुआ, ए सत्य है लेकिन आर असत्य, ये भी गलत हुआ। ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो अपने खाते में एक नंबर फिर से ऐड कर लेना। जो भी बच्चे इसका जवाब डी दे रहे हैं वो अपने खाते में एक नंबर को ऐड कर लेंगे, और जो गलत जवाब दे रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ उस खाते में वो 0 नंबर ऐड करेंगे और अंतिम में मुझे अपना रिजल्ट बता देंगे। हाँ, बहुत बढ़िया भाई। डी फॉर डॉक्टर, ठीक है। शिक्षक बन रहे हो भाई, शिक्षक की तैयारी कर रहे हो और डॉक्टर बनोगे। चलिए कोई बात नहीं भाई, डॉक्टर भी बन जाओ, सब स्वतंत्र हैं भाई, कुछ भी बन सकते हो, ठीक है। यौगिकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं हैं? Which of the following statement are not true regarding the compound? कंपाउंड समझते हो ना, यौगिक। पहला कह रहा है यौगिक घटक पदार्थों के गुण दिखते हैं। कंपाउंड्स शो द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस। कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस का मतलब जिन दो या दो से अधिक पदार्थों के यौगिक बने हुए उन हर पदार्थों के आप लोगों को उनके गुण दिखाई देते हैं। दूसरा कह रहा है केवल तत्व ही यौगिक बनाने के लिए प्रतिक्रिया कर सकता है। ओनली एलिमेंट कैन रिएक्ट टू फॉर्म कंपाउंड। ये कह रहा है कि कंपाउंड बनाने के लिए केवल दो तत्वों का ही मिलाना जरूरी है, केवल दो तत्व ही मिलकर के यौगिक बना सकते हैं, ये इसका कहना है। ऑप्शन सी, प्रत्येक यौगिक की संरचना हमेशा निश्चित होती है। द कंपोजिशन ऑफ द ईच कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स्ड। ये कह रहा है कि कोई भी यदि कंपाउंड्स आप लोगों को देखने को मिल रहा है तो उस कंपाउंड में जिसके भी कंपोजिशन मिले हुए उनका रेशो फिक्स्ड है, ठीक है, उनका रेशो निश्चित है यानी नियत है। और ऑप्शन डी में कहता है यौगिकों को भौतिक और रासायनिक तरीकों से अलग किया जा सकता है। कंपाउंड्स कैन बी सेपरेट बाय द फिजिकल एंड केमिकल मेथड। यानी इसको आप फिजिकल तरीके से भी सेपरेट कर सकते हो, कोई कंपाउंड है, और फिजिकल तरीके से और केमिकल तरीके से सेपरेट कर सकते हो। तो इसका कौन सा सही जवाब रहेगा भाई? फटाफट दीजिए जवाब। सबका जवाब क्या आ रहा है? डी। किसी का जवाब ए भी आ रहा है भाई, ठीक है। विमल कुमार का जवाब ए आ रहा है 9 का। चलिए देखते हैं, समझते हैं इसको। यौगिक घटक पदार्थों के गुण दिखाते हैं। ये कह रहा है कि जो यौगिक है उस यौगिक के जो घटक हैं उसके गुण उसके अंदर दिखते हैं। अब एक बार मुझे बताओ, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, आपके सामने एक उदाहरण लूं कि ये हमारे सामने H2O। अब आपको पता है ये जो जल है ये कौन सी अवस्था में है सर? ये द्रव अवस्था में। लेकिन ये जल किन किन कंस्टिट्यूएंट यानी किस किस पार्टिकल से मिलकर बना है सर? एक हाइड्रोजन के पार्टिकल से, एक ऑक्सीजन के पार्टिकल से। आपको पता है कि हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, या आप कह सकते हो कि हाइड्रोजन जो है एक गर्म गैस है, जबकि ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो इसको जलाने के लिए पर्याप्त होती है। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर के जला देना चाहिए, लेकिन ये इसको जला नहीं रहा है, ठीक है। जला रहा है क्या? नहीं जला रहा है ना। इसका मतलब इस वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो सेपरेटली गुण हैं वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब ये चीज बिल्कुल गलत है।
केवल तत्व ही यौगिक बनाने के लिए प्रतिक्रिया करते हैं, ये बात भी गलत है भाई। केवल तत्व यौगिक बनाते हैं, ये बात गलत है। तत्व यौगिक बनाते हैं, ये बात सत्य है। तत्व के अलावा जो कंपाउंड्स होते हैं वो भी यौगिक बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊं, जैसे मान लो हमारे सामने है एक सल्फर ट्राइऑक्साइड, और यदि मैं मान लूं ये है हमारे सामने जल, तो ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है। या इन दोनों को जब हम एक दूसरे में मिलाते हैं तो हमें यहाँ H2SO4 देखने को मिलता है। तो आपने एक बात देखा कि यौगिक जो कंपाउंड्स होते हैं, जो यौगिक होते हैं, वो भी मिलकर के एक नए यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। तत्व भी करते हैं, लेकिन केवल तत्व करते हैं, यह कथन थोड़ा सा गलत हो गया भाई। अगला यदि मैं जाऊं, प्रत्येक यौगिक की संरचना हमेशा निश्चित अनुपात में होती है, यानी द कंपाउंड ऑफ ईच कंपाउंड इज ऑलवेज इन फिक्स्ड। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सत्य है कि जितने भी हमारे सामने यौगिक होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में देखने को मिलता है। ठीक है, निश्चित अनुपात का नियम आप लोगों ने यदि पढ़ा होगा, तो जैसे यदि मैं बात करूं कि मैं पानी का ही उदाहरण ले रहा हूं कि ये हमारे सामने पानी है। अब आपको पता है पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पार्टिकल से मिलकर बना है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होना चाहिए कि वो केवल पानी ही मिलेगा। तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स तो 2 और ऑक्सीजन का हो गया 16। जब हम इसको काटेंगे तो 1:8, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यदि 1 अनुपात में आपको देखने को मिलेगा तो वो सदैव जल ही रहेगा, जल के अलावा कोई चीज नहीं होगा। तो चाहे आप नदी का पानी ले लो, चाहे समुद्र का पानी ले लो, चाहे नाले का पानी ले लो, चाहे गटर का पानी ले लो, चाहे भाई कहीं का भी पानी ले लो, यदि वो पानी है तो उसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात आपको इस अनुपात में देखने को मिल जाएगा। जबकि यौगिक को भौतिक और रासायनिक तरीकों से अलग किया जा सकता है। एक बात मुझे बताओ, यदि कोई कंपाउंड से, जैसे मैंने बोला H2O, जैसे मैंने बोला H2SO4, क्या इसको हाथों से अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। क्या इसको फिल्टर करके अलग कर सकते? नहीं, इसके लिए कुछ केमिकल रिएक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा। रासायनिक अभिक्रियाओं की सहायता से इसको हम क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी गया। तो यहां पर यदि मैं बात करूं तो ए बी, बी भी और डी भी गया, जबकि सी इसका सही है। और इसने क्वेश्चन में पूछा गया है कि सही कौन सा है। कई बार जल्दबाजी में हम ये जवाब दे देंगे कि सर इसका सी सही है, बट क्वेश्चन ने पूछा है कि कौन सा गलत है। तो कौन सा गलत है भाई? ए बी डी। ए बी डी किस में नजर आ रहा है? ऑप्शन 4 में नजर आ रहा है, ऑप्शन 4 में नजर आ रहा है। तो चलिए कौन कौन से लोग ऑप्शन डी जवाब दे रहे हैं? सर नाक का पानी ले सकते हैं, बिल्कुल भाई, आप नाक का पानी ले सकते हो, आंख का पानी ले सकते हो, लेकिन आपको पता है कि नाक के पानी और आंख के पानी या जो आप पानी पी रहे हो वो क्या सेम है? मैंने कहा कहीं का भी पानी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि उसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 हुआ तो वो डेफिनेटली वाटर है। वो अलग बात है कि वो प्योर वाटर होगा या इम्प्योर वाटर होगा, बट वो वाटर होगा, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जिसका भी ये जवाब सही है वो फिर से अपने भैया खाते में 1 नंबर ऐड कर लेंगे। बाकी जिनका गलत है पूरी ईमानदारी से 0 नंबर ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 फिर फिजिक्स का आ चुका है। एसरेशन ए कहता है, कथन इसका आपके सामने कहता है, नाइक्रोम इज यूज्ड एज अ हीटिंग एलिमेंट इन डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक गीजर। नाइक्रोम का उपयोग इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक गीजर जैसे उपकरणों में हीटिंग एलिमेंट के रूप में किया जाता है। रीजन कहता है कि नाइक्रोम हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड लो रेसिस्टिविटी। नाइक्रोम का गलनांक उच्च होता है और उसका प्रतिरोधकता निम्न होता है, यानी कम होता है। चलिए इसका जवाब जल्दी से फटाफट बताएंगे। बोथ ए एंड आर इज फॉल्स, या बोथ ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। Both A and R is true, but R is not correct explanation for A. A is true and R is false. तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा बिल्कुल सही जवाब है। तो यदि सही तौर पर मैं बताऊं तो नाइक्रोम क्या होता है भाई? नाइक्रोम इस तरह का ऐसी टेढ़ी मेढ़ी तार होती है, और ये नाइक्रोम आप लोगों को मैं बताऊं एक मिश्र धातु है। कैसी धातु है? ये एक मिश्र धातु है, ये एक एलॉय है। ठीक है, ये एक एलॉय या जिसे हम बोलते हैं ये एक मिश्र धातु है। अब यदि ये किसके मिश्र धातु है तो नाइक्रोम का मतलब है नाइक्रोम। नाइक्रोम में आपको पता है निकिल प्लस क्रोमियम प्लस मैग्नीज, इन 3 धातुओं का मिश्रण है निकिल क्रोमियम मैग्नीज, और इसका युद्ध हीटर की हुआ है।
गीजर की वायर या हर उस हीटिंग इफेक्ट की जगह पर यूज करते हैं जहां पर हमें हीट को जनरेट करना है, जहां पर हमें ऊष्मा को उत्पन्न करना है। तो सर ये कथन बिल्कुल सत्य है, लेकिन नाइक्रोम हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये बात तो सर बिल्कुल सही है, बट इसकी रेसिस्टिविटी लो होती है, ये इसने थोड़ा सा यहां पर गलत कह दिया। क्योंकि जिसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा होगी उसी का याद रख लेना हीटिंग इफेक्ट उसके अंदर ज्यादा होगा, और जिसकी रेसिस्टिविटी कम होगी उसमें हीटिंग इफेक्ट कम होगा। ठीक है, रेसिस्टिविटी ज्यादा तो ऊष्मा ज्यादा पैदा करेगा, रेसिस्टिविटी कम तो ऊष्मा कम पैदा करेगा। ठीक है, चलिए भाई, तो इसका कौन सा जवाब सही हो गया भाई हमारे सामने? सर कहोगे सर ए तो इसका बिल्कुल सही है, लेकिन आर जो है वो गलत है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। 1 2 3 इसको आप लोग 4 लिख लेंगे। ठीक है, यहां 4 लिखा हुआ है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जबकि ए गलत है, बी गलत है और सी गलत है भाई। तो डी, जिन जिन बच्चों ने जवाब दिया है उन सभी का जवाब बहुत बढ़िया भाई, डी फॉर धमाका, बहुत बढ़िया। तो डी का जवाब दे करके जिन जिन ने डी जवाब दिया उन सभी ने धमाका कर दिया। ठीक है सर, एग्जाम्पल फिलामेंट और बल्ब हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाँ जैसे जहां पर भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के प्रिंसिपल को देखना होता है, अधिकतम जगह पर हीटिंग इफेक्ट यदि आपको हीट प्रोड्यूस कराना है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रखना पड़ेगा ना। जहां हल्की सी हीट आते उसे पिघलाना है वहां मेल्टिंग पॉइंट कम रखना पड़ेगा। जैसे फ्यूज वायर, तो जो फ्यूज वायर है उसे मुझे जल्दी से जल्दी मेल्ट कराना है, तो वहां पर याद रख लेना है कि उसका मैं कहूंगा कि मेल्टिंग पॉइंट कम से कम रखा जाता है। तो जो फ्यूज होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम से कम। बट यदि मैं बल्ब की बात करूं, बल्ब में जो टंगस्टन लगा होता है या फिर मैं किसी भी नाइक्रोम की बात करूं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही उच्च होता है। ठीक है, चलिए फिर से एक नंबर अपने खाते में ऐड कर लेंगे भाई। अगला प्रश्न है, लटकने वाले बैनर और होर्डिंग में आमतौर पर छेद बनाए जाते हैं। एसरेशन होल्स आर यूजली मेड इन हैंगिंग बैनर्स एंड द होल्डिंग। तेज हवा लटकने वाले बैनर और होर्डिंग में बने छेदों से आसानी से नहीं गुजर सकता है। रीजन कह रहा है हाई स्पीड विंड कैन नॉट पास थ्रू होल्स इन हैंगिंग द बैनर्स एंड द होर्डिंग इजीली। देखिए ये प्रश्न भाई आप सभी लोगों के कहते हैं ना कि बच्चों के लेवल का प्रश्न है, तो वाकई में बच्चों के लेवल का प्रश्न, ये आपके कॉमन साइंस का क्वेश्चन है। ये प्रश्न वो है जो आपको अपने आसपास की चीजों से समझ देख करके इसका आंसर आप लोग लगाओगे तब सही कर पाओगे। ठीक है सर, नाइक्रोम से मूर्ति भी बनाते हैं भाई। नाइक्रोम से मूर्ति कौन बना रहा है भाई? नाइक्रोम का मैंने बता दिया कि जहां हमें हीट प्रोड्यूस कराना है वहां हमें नाइक्रोम की आवश्यकता पड़ेगी। नाइक्रोम से मूर्ति नहीं बनाते भाई। ठीक है, इसका जवाब दें भाई जल्दी से। देखिए भाई, आप लोगों ने अपने घरों के आसपास में कहीं फ्लेक्स बोर्ड देखा होगा, होर्डिंग देखी होगी, जिसपे क्या होता है एडवर्टीजमेंट किया जाता है, या कभी कभार आप लोग देखते हो कि होर्डिंग हाईवे वगैरह पर लगे हुए होते हैं। तो आपने देखा होगा कि यदि वो होर्डिंग पूरा का पूरा लगा हुआ है और तेज हवा और आंधी आए, तो आपको पता है हवा एक ऐसी चीज है जो कहती है कि भाई मेरे रास्ते में जो आएगा मैं उसको साफ कर दूंगा। तो यदि उसके रास्ते में ये होर्डिंग बोर्ड आ गए तो उसको ये क्या करेगा, साफ कर देगा। लेकिन यदि वो हवा कहता है कि मुझे जाने के लिए रास्ता दे दोगे, तो शायद मैं वही उसके अंदर से निकल करके और तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो हम करते क्या, कोई भी बड़े बड़े जो होर्डिंग लगाते हैं उस होर्डिंग के अंदर छोटे छोटे या थोड़े बड़े बड़े 4-5 होल कर देते हैं, ताकि जैसे उसके अंदर से हवा टकराए तो हवा उसके आर पार हो जाए और उसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट वो ना डाले। तो ये पॉइंट्स देखते ही आप लोग इसका आंसर दे दोगे भाई। ठीक है सर, इसको एक बार क्लियर कर दीजिए प्लीज, कब हाई मेल्टिंग पॉइंट रहेगा और कब? देखिए भाई, एक सीधी सी बात मैं कह रहा हूं, जो भी बच्चा ये प्रश्न पूछ रहा है, नीलम यादव जी, जब मुझे हीट बहुत ज्यादा लेना है, हीट, तब मेल्टिंग पॉइंट मुझे हाई रखना पड़ेगा। और जब मुझे करना क्या है, हीट बहुत कम लेना है, हीट की आवश्यकता ही नहीं है मुझे वहां पर, तो मैं क्या करूंगा, सीधी सी बात, उसका मेल्टिंग पॉइंट मैं कम रखूंगा। अब जैसे मुझे फ्यूज के अंदर तार को जल्दी से जल्दी गलाना है, तो जल्दी गलाने के लिए मैं उस तार का यूज करूंगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। लेकिन हीटर में आप चाहते हो कि भैया कमरे को ज्यादा गर्म करे, वो हीटर की तार ना टूटे, तो आप उस जगह पर मेल्टिंग पॉइंट को ज्यादा से ज्यादा रखोगे। अब एक बात बताओ, बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो टूट गया तो वो जलेगा नहीं, और वो कब टूट जाएगा, जब उसके अंदर आसानी से वो पिघल जाएगा। तो उसको पिघलने से बचाने के लिए हाई मेल्टिंग पॉइंट के अंदर रखा जाता है। ठीक है, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। तो सर पहला तो बिल्कुल सही है कि लटकने वाले बैनर और होर्डिंग में आमतौर पर छेद किए जाते हैं। तेज हवा लटकने वाले बैनर और होर्डिंग में बने छेदों से
आसानी से नहीं गुजर सकता, तो सर ये गलत है। तो अब इसके लिए कौन सा सही जवाब होगा? सर ए सही है, परंतु आर जो है वो गलत है। तो ये पहला वाला दोनों तो ये गलत हो गया, ए सही है लेकिन आर गलत है। तो कितने लोग सी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं? कितने लोग सी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं? ठीक है सर, 120 प्लस आ जाएंगे क्या? बिल्कुल भाई, देखिए ये तो आप लोगों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यदि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो याद रख लेना है, जिसको कॉन्फिडेंस होता है ना अपने ऊपर, तो वो कई ऐसे प्रश्न हैं जो गलत होने वाले थे उसको वो सही कर देता है। तो कॉन्फिडेंस लेवल को लो ना होने दें। कॉन्फिडेंस लेवल एग्जाम के समय में यदि आपका लो हो गया तो एक बात याद रख लेना, आते हुए प्रश्न भी आप गलत करके आ जाओगे। तो एग्जाम में बिल्कुल फ्रेश माइंड से जाना है और अपने कॉन्फिडेंस को हाई बना करके जाना है, ताकि प्रश्नों को एक अच्छे कॉन्सेप्चुअल बेस का और बिल्कुल कहते हैं ना फ्री माइंड से सोचोगे तो इजीली आप उसको सोल्व कर जाओगे भाई। ठीक है, बट आपको टेंशन नहीं लेना है, टेंस नहीं होना है एक जरा सा भी आप लोगों। ठीक है, चलिए तो हमारा यहां पर ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखने में इजी सा लग रहा है और इजी ही है, हालांकि ऐसा नहीं कि सारे के सारे प्रश्न आपके हार्ड ही लेवल के आएंगे, कुछ इजी भी होंगे, देखते ही टिक मार करके आगे बढ़ जाओगे। तो ये उनमें से एक प्रश्न है, तरल में डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल किस दिशा में काम करता है? द बायोन्ट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन ए लिक्विड एक्ट इन। देखिए मैंने कहा कि ये भाई पानी है ये तालाब है और इस तालाब के अंदर भाई ये एक नाव है जो आगे की तरफ भाई चल रहा है। तो आपको पता है कि सरफेस के द्वारा या पानी के द्वारा, किसके द्वारा? पानी के द्वारा इसके ऊपर ऊपरी दिशा में एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं बायोन्ट फोर्स, या इसी को बोला जाता है उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल, तो उत्प्लावन बल किसी भी वस्तु को तैरने में मदद करता है, इसलिए ये हमेशा अपवार्ड, ये हमेशा ऊपर की ओर लगता है। तो उत्प्लावन बल को अपवार्ड फोर्स भी कहते हैं। तो ऊपर की दिशा में ये काम करेगा। इसका ऑप्शन कौन सा सही है भाई? अपवार्ड डायरेक्शन। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। 3 कर लेंगे इसको, ऑप्शन 3 जो है वो इसका राइट आंसर है। तो इसका जवाब तो लगभग सभी ने दे दिया होगा भाई। ठीक है, हाँ इसका जवाब लगभग सभी ने दे दिया होगा। इसका जवाब भी यदि आप गलत दे रहे हो तो सभी ने इसका जवाब सही दिया होगा, ये मुझे उम्मीद है भाई। ठीक है, इतना तो आप लोगों के समझ में आ ही गया होगा फिजिक्स। ठीक है सर, साइंस पेडागोजी बहुत हार्ड लग रहा है, कुछ सजेस्ट कीजिए। देखिए भाई, साइंस पेडागोजी की 2 क्लास दीपक सर ने आप लोगों को केवल टीचिंग के इस चैनल पर कराई हुई है, और उन 2 क्लास को करने के लिए भाई उन्होंने बहुत ही अच्छे से पूरी ईमानदारी से उन प्रश्नों को तैयार किया, खुद बनाया है, जो प्रश्न आप लोगों के एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है। और जो पहली क्लास आप लोग देख लोगे और उसके साथ साथ कल की क्लास यदि किसी ने नहीं देखी है तो उसको अभी सेशन कंप्लीट होते ही जाकर के आप सबसे पहले देखें, और उस पूरी की पूरी क्लास को आप लोगों को अच्छे तरीके से देखना। हालांकि वो क्लास लंबी हो गई है, वो क्लास लंबी है, पर हर एक बच्चे को उस क्लास को जाकर के देखना है पूरा विद कॉन्सेप्ट और चैप्टर वाइज। जैसे आप लोगों ने डिमांड भी किया था कि सर पेडागोजी चैप्टर वाइज करवा दीजिए, तो हर चैप्टर के बेस पर जो बनने वाले पेडागोजी के क्वेश्चन थे उन प्रश्नों को आप लोगों को बहुत ही बखूबी तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से कराया हुआ है। तो जिसको डर लग रहा है वो जाकर के उन प्रश्नों को देख सकता है, उनको देखेगा तो अपने आप उसको समझ में आ जाएगा और उनका डर भी जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने फिर से केमिस्ट्री का आ गया है, क्वेश्चन नंबर 13। कथन ए क्या कहता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक मजबूत क्षार है, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इज द स्ट्रॉन्ग बेस। आपको बताना है ना ये सही है या गलत है। ठीक है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल, अरे फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। हाँ, फिजिक्स के यदि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो केवल 1 और 2 ही टाइप के चैप्टर से आ सकते हैं। या तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा दूंगा, हालांकि मैंने कराया भी हुआ है आप लोगों को PYQ बेस्ड वाले में, जो सबसे पहली क्लास हम लोगों की इस चैनल पर हुई थी उसके अंदर कराया भी हुआ है। 2 जगह से आ सकते हैं, या तो आपसे एवरेज स्पीड के बारे में प्रश्न पूछ सकता है, तो एवरेज स्पीड औसत चाल के 4-5 प्रश्नों को कर लेना, और दूसरा रेसिस्टेंस से कि कब सीरीज में और कब उसको पैरेलल में जोड़ करके कैसे टोटल रेसिस्टेंस निकाला जाता है। तो चलिए वो भी मैं आप लोगों को जब 1-2 क्लास और होगी तो उसके अंदर मैं कुछ न्यूमेरिकल 1-2 ले लूंगा। बाकी यहाँ न्यूमेरिकल कोई ग्रेविटेशन से नहीं आएगा, कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं आएगा भाई। 6 से लेकर के 8th क्लास का जो विज्ञान है
वो कॉन्सेप्चुअल बेस का साइंस है, वो न्यूमेरिकल बेस का साइंस नहीं है। तो न्यूमेरिकल आपसे नहीं पूछेगा, मैंने बता दिया। कॉमन सेंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा। औसत चाल, अब औसत चाल किसको निकालना नहीं आएगा, ठीक है। बट हाँ, कैलकुलेशन यदि आपकी अच्छी नहीं रहेगी तो हो सकता है जल्दबाजी में आप प्रश्नों को गलत कर दो। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं, फिर वो भी मैं बता दूंगा आप लोगों को कि न्यूमेरिकल यदि आ सकता है तो किस चैप्टर से न्यूमेरिकल और किस टाइप के न्यूमेरिकल आ सकते हैं, वो भी मैं एक क्लास में आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है, आज कल या परसों की क्लास में। तो यहां पर पहला आप लोगों को देखना है सही है गलत है। दूसरा कह रहा है यह पानी में पूरी तरह से घुल जाता है और हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है। रीजन कह रहा है कि इट्स कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस OH नेगेटिव। पहला कह रहा है ये दोनों सही है और RA की सही व्याख्या करता है। बोथ आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर A और R दोनों सही है लेकिन RA की सही व्याख्या नहीं करता है। बोथ A एंड R इज ट्रू बट R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A सही है लेकिन R गलत है। A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। A गलत है लेकिन R सही है। A इज फॉल्स बट R इज ट्रू। तो कौन सा सही होगा बच्चों, कौन सा इसका जवाब सही होगा, ठीक है। कौन सा सर, यूपी वाले 13 क्वेश्चन है 11 नहीं, कौन सा 13 क्वेश्चन है किस चीज का भाई? अच्छा ये क्वेश्चन 13 11 है भाई, ये 13वां 13 क्वेश्चन है। क्वेश्चन का पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन का पैटर्न चेंज नहीं हुआ, ठीक है। आप 11 लिख रहे हो तो शायद आप 11 के क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, ठीक है। नहीं, आज लास्ट क्लास नहीं है। हाँ रूपा कुमारी जी, आज लास्ट क्लास नहीं है। अभी आपके पास कल का भी समय है और आप लोगों के पास परसों का भी समय है और नर्सों का भी समय है, क्योंकि सैटरडे और संडे में एग्जाम है। तो सैटरडे का शायद पेपर 2 वाले बच्चों का सैटरडे को एग्जाम है भाई। तो अभी आप लोगों के पास 1-2 दिन बचे हुए हैं। इन 1-2 दिन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगते हैं, जो अभी तक आप लोगों को कहीं नहीं मिले हुए, उन सभी प्रश्नों को आप लोगों को बताया जाएगा भाई, ठीक है। तो यहां पर इसका जवाब आप लोगों को पता चल गया होगा कि सर सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। आपको मैं बता दूं सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच वैल्यू कितनी होती है, इसकी पीएच वैल्यू होती है 14। जब आप पीएच स्केल की बात करते हो तो पीएच स्केल में 0 से लेकर के 14 तक नंबर होते हैं और 7 नंबर उनके बीच का पार्ट होता है जो उससे पहले और उसके बाद वाले चीजों को डिवाइड करता है। तो यदि किसी भी केमिकल का पीएच मान 7 से कम है तो वो एसिडिक नेचर का होगा और यदि 7 से ज्यादा है तो बेसिक नेचर का होगा। जिस केमिकल का बेसिक मान जितना हाई होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा और जिस केमिकल का एसिडिक वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना स्ट्रॉन्ग होगा। याद रखना 0 1 2 3, यदि ये किसी केमिकल किसी एसिड का पीएच मान है तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होंगे और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे वो आपकी स्किन को जला सकते हैं, आपकी त्वचा को जला सकते हैं या किसी भी पदार्थ को वो जलाने की क्षमता रखते हैं। यही बात बेस के अंदर भी होती है। बट बेस में जैसे जैसे उसकी वैल्यू बढ़ती है तो उनकी पावर भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो पीएच मान इसका 14 है तो एक स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है यह पानी में पूरी तरह से घुल जाता है और हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है, ये बात भी बिल्कुल सही। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की पहचान कैसे करते हैं, तो आप कहोगे कि सर स्ट्रॉन्ग एसिड यानी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार ये पानी में घुल करके पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाते हैं, जबकि जितने भी वीक एसिड या वीक बेस होते हैं वो जल में घुल करके डिसोसिएट होंगे बट नॉट कंप्लीट डिसोसिएट, वो पूरी तरीके से उसके अंदर डिसोसिएट नहीं होते हैं। तो यहां पर सर ए भी सही है और आर भी सही है और ये आर इस ए की बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल इसका सही जवाब है। तो जिन भी लोगों ने ए इसका जवाब दिया है उन सभी लोग फिर अपने खाते में एक नंबर को भाई ऐड कर लेंगे और वही एक नंबर जो है आपका बढ़ेगा, लेकिन जिसने गलत जवाब दिया है वो ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। टेक्निकल जी कह रहे हैं थैंक यू सर, आप दोनों लोगों का मैंने सोचा था को खो दिया, इसलिए आप दोनों को पर्सनली सोशल मीडिया आईडी भी शेयर कीजिए ताकि हम आपसे जुड़े रहें। रोहित सर एंड दीपक सर आप हमारे फेवरेट हो। चलिए भाई बिल्कुल टेक्निकल जी आप जो है अभी तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। बिल्कुल सोशल प्लेटफॉर्म भी सोशल मीडिया भी जो हम लोगों की है वो भी आप लोगों तक शेयर कर दिया जाएगा, दीपक सर और मेरे और जो भी है यहाँ पर शिक्षक है, ठीक है। यहाँ कोई ऐसी बाधा और किसी के पास नहीं है
तो आप लोगों भाई, और यदि आप लोग हमें सर्च भी कर सकते हो तो सर्च कर सकते हो भाई। मेरा तो हर जगह जहां भी सोशल प्लेटफॉर्म आप लोगों को मिलेगा, पूरा रोहित कुमार सिंह। चाहे आप किसी भी जगह पे सोशल प्लेटफॉर्म पर चले जाओ, चाहे फेसबुक पर चले जाओ, चाहे आप इंस्टा आईडी पे चले जाओ, चाहे जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है, ज्यादातर भाई इंस्टा और फेसबुक यही दो चलते हैं। और हम भी इसी पे एक्टिव रहते हैं। हालांकि एक्टिव रहने का उतना कुछ उसके अंदर डालने का टाइम भी नहीं मिल पाता है हम लोगों को। अभी तो बिल्कुल ही नहीं मिला है। कुछ दिनों से तो मुझे तो लग रहा है इंस्टा आईडी को मैंने खोल करके भी नहीं देखा है कि क्या उसके अंदर मैसेज और क्या ऐसा आया हुआ है। 3-4 दिन ऐसे हो गए, 2-3 दिनों से खोल के भी नहीं देखा उसको। तो आप लोग वहां पर सर्च कर सकते हो, वहां पर हम लोगों को ढूंढ करके और उससे भाई जुड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सब बात आप लोगों से बता देगी। बट अभी सबसे पहले और सबसे मेन आप लोगों का है कहां से जुड़ना भाई। तो ये जो आप लोगों का जो केवल टीचिंग का जो आप लोगों का प्लेटफॉर्म बनाया गया है, इस प्लेटफॉर्म पर बने रहना आप लोगों का बहुत जरूरी है। तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी यदि किसी टीचर को दीपक सर है तो उनको उनके नाम से सर्च कर लेना। मैं रोहित कुमार सिंह मेरा पूरा नाम है, तो रोहित कुमार सिंह के नाम से सर्च कर लेना, आपको मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। अब देखो कहीं ना कहीं ढूंढ ढूंढ के आप यहाँ यूट्यूब पर क्लास लेने आ गए, तो सोशल मीडिया पर ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है अभी आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो इसका जवाब बिल्कुल सही आ गया, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ अब हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, जब प्रकाश की एक किरण मीडिया ए से मीडिया बी में जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, और आगे मीडिया सी में जाने पर फिर उसकी स्पीड बढ़ जाती है। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। When a ray of light enters from medium A to medium B, its speed is decreased, and on the further entering to medium C, its speed is increased. Which of the following conclusion can be drawn from this? फटाफट इसका जवाब दीजिए भाई। ऊपर दी गई जानकारी ए बी सी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तुलना नहीं की जा सकती। ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी और सी से ज्यादा है, या ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी से कम लेकिन सी के बराबर है। ए और सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी से ज्यादा है। एक सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी से कम है, ज्यादा नहीं कम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए एंड सी आर लेस देन बी। Refractive index of A is less than B but equal to C. Refractive index of A is more than B and C. Refractive index of A, B, C cannot be compared from above the information. देखिए भाई जवाब दीजिए फटाफट। इसका जवाब बड़ा आसान सरल है। देखिए मैं एक बताता हूं एक बात कि ये हमारे सामने मान लो कि ये मैंने कोई एक कांच का स्लैब बना लिया भाई। किसका स्लैब है? कांच का स्लैब है। याद करो स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्नेल्स लॉ। तो ये हमारे सामने कांच है, ये क्या है बच्चे? ये हमारे सामने कांच, और ऊपर हमारे सामने क्या है भाई? एयर है। ऊपर हमारे सामने क्या है? एयर है। तो मैंने कहा कि पहले लाइट ऊपर मैंने मीडियम बोला ए, इसको मैंने बोला मीडियम बी, और इसको मैंने बोला मीडियम सी। अब ये जरूरी नहीं कि एयर ही होगा, ये जरूरी नहीं एयर ही होगा, लेकिन ये जरूरी है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी से जो होगा वो कम होगा, क्योंकि लाइट की स्पीड, तो यहां जो है वो लाइट की स्पीड इसके अंदर आई तो कम हो गई, फिर इसके अंदर एक मिनट में चलिए ये ऐसे मान लो लाइट गई, तो यहां पर लाइट, या मैं ऐसे बता सकता हूं सीधी सी बात, यहां पर लाइट की जो स्पीड है ऐसे गई, तो इसको जाना था ऐसे, बट ये थोड़ी ऐसे मुड़ेगी और फिर ये ऐसे निकल जाएगी। तो एक बात मुझे बताओ, ए में लाइट की स्पीड कम है, सॉरी ज्यादा है, बी में लाइट की स्पीड कम है, यहां पर ज्यादा है, यहां पर कम है, और यहां पर ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, और फिर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो मैं कहूंगा बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या बी की डेंसिटी जो है वो सी और ए से क्या होगी भाई? ज्यादा होगी। या बी और सी का, सॉरी ए और सी का, ये जो हमारे सामने ए है, ए और सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी से कम होगा, या फिर मैं कह सकता हूं बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए और सी से ज्यादा होगा। फिर दोबारा समझना, बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए और सी से क्या होगा भाई? बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा तभी तो यहां पर लाइट की स्पीड कम होगी, और इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके कंपैरिजन से कम होगा। देखते हैं कहां है। तो ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी और सी से ज्यादा है। देखिए भाई ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि इन दोनों से ज्यादा होता तो यहां पर प्रकाश की चाल कम होती, जबकि ऐसा नहीं है। ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी से कम है लेकिन सी से बराबर है। देखिए भाई यहां पर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे के बराबर नहीं है, वरना प्रकाश की चाल सबके बराबर होती। ए और सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी से कम है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए और सी इज लेस देन बी। देखिए बी में प्रकाश की चाल कम है, जबकि इन दोनों में प्रकाश की चाल ज्यादा है। तो जहां पर प्रकाश की चाल ज्यादा होगी वहां पर याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वहां प्रकाश की चाल कम, जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वहां प्रकाश की चाल क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां पर हमारा सही जवाब कौन सा जा रहा है, ऑप्शन 4, यानी चौथा ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, फिर भी गलत हो गया ना, ये आज मैंने पहले ही कह दिया था आप लोगों को आज के प्रश्नों में थोड़ा सा भाई सावधानी बरत के आप लोगों को इन प्रश्नों को सॉल्व करना है, तब जाकर के आपको ये बात समझ में आ जाएगी भाई। ठीक है, तो सभी को ये बात समझ में आ गया, बट एक जनरली याद रखना, ये बात मैं लिख दे रहा हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीडियम की डेंसिटी के होता है। इस बात को समझ लेना है, जिस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होगी उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, जिस मीडियम की डेंसिटी कम होगी उसका अपवर्तनांक कम होगा। लेकिन जिस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होगी उसमें लाइट की स्पीड कम होगी, जिसकी डेंसिटी कम होगी उसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होगी। जैसे कांच में और यदि मैं पानी की बात करूं तो कांच का अपवर्तनांक ज्यादा होता है और पानी का अपवर्तनांक कम होता है, तो कांच में प्रकाश की चाल कम होगी और पानी में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी। डायमंड का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा तो डायमंड में प्रकाश की चाल सबसे कम, और निर्वात का अपवर्तनांक सबसे कम तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होगी। तो फिर जिस जिस लोगों ने सी जवाब, सॉरी फोर्थ जिसने भी जवाब लगाया है भाई, ठीक है सर, एक और पॉइंट है जिसमें फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। हाँ भाई देखिए, फ्रीक्वेंसी तब सेम रहेगी जब कोई भी लाइट अपनी मीडियम को चेंज करेगा। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम के अनुसार जब भी कोई प्रकाश अपनी मीडियम को चेंज करता है, जब भी कोई साउंड अपनी मीडियम को चेंज करता है, तो उसकी स्पीड, उसकी वेवलेंथ में परिवर्तन आ सकता है, लेकिन उसके कलर और उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आता, अकॉर्डिंग टू स्नेल के नियम के अनुसार। चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, जब बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती है तो उसका तापमान क्या होता है। विच आइस वाइल आइस मेल्ट 0 डिग्री सेल्सियस इट्स टेम्परेचर विल बी। पहले घटता है और फिर समान रहता है। फर्स्ट डिक्रीज एंड देन रिमेन सेम। बढ़ता है यानी इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है यानी घटता है, रिमेन्स सेम यानी एक समान रहता है। कौन सा जवाब दे रहे हो, किसके साथ जा रहे हो भाई, किसके साथ जा रहे हो आप सभी बच्चे। सर डी डी डी, फोर्थ डी, ठीक है डी। चलिए भाई डी जवाब दे रहे हैं सभी लोग। अब देखिए मैं एक बात बताता हूं, एक चीज आप लोगों ने पढ़ा होगा और वो क्या है, जिसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट या इसको हम बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा हम किसे बोलते हैं, तो गुप्त ऊष्मा एक ऐसी ऊष्मा होती है जिसमें पदार्थ, जिसमें कोई भी मैटर, जिसमें कोई मैटर, कोई भी जो पदार्थ है वो अपनी स्टेट को, स्टेट अवस्था में तो परिवर्तन लाता है लेकिन उसके टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं आता तब तक जब तक वो अपनी पूरी अवस्था ना बदल ले। तो यदि मैं आप लोगों से एक बात करूं कि गुप्त ऊष्मा की परिभाषा क्या होती है, तो गुप्त ऊष्मा किसी भी पदार्थ की वह ऊष्मा है जिसके अंदर कोई भी पदार्थ अपनी बिना तापमान में परिवर्तित हुए अवस्था को बदलने के लिए आवश्यक होती है। फिर दोबारा सुनना, किसी भी पदार्थ को बिना तापमान में परिवर्तित हुए अपनी अवस्था को परिवर्तित करने के लिए जिस ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी ऊष्मा को हम यहां पर गुप्त ऊष्मा के नाम से बुलाते हैं। तो ये था सॉलिड, ये क्या था सॉलिड, ये सॉलिड था, आपने इसको क्या कर दिया भाई, हीट दे दिया, आपने इसको क्या दे दिया, हीट। तो जैसे आप हीट दोगे तो सॉलिड के पार्टिकल जो टाइटली पैक्ड थे, जो पास पास चिपके हुए थे, उनके पार्टिकल को टूटने के लिए एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और वो एनर्जी आप हीट के रूप में दे रहे हो, तो उस एनर्जी की सहायता से ये पार्टिकल धीरे धीरे दूर हो रहे होंगे और ये सॉलिड धीरे धीरे मेल्ट होकर के लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा होगा। लेकिन एक बात याद रख लेना कि जो आपने हीट दिया है उस हीट से इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, हाँ इसकी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। तो इसी को हम बोल देते हैं हीटिंग, सॉरी लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा। जनरली ये जो लेटेंट हीट होती है, गुप्त ऊष्मा जो होती है, ये दो प्रकार की होती है। लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा जो होती है ये दो प्रकार की होती है। एक बात मुझे बताओ
लेटेंट हीट का मतलब होता है कि बिना तापमान में परिवर्तित हुए अपनी अवस्था को परिवर्तित करने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी को लेटेंट हीट बोलते हैं। एक बार बताइए आप सभी बच्चे, एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछा हूं कि कोई भी पदार्थ अपनी अवस्थाओं को कितनी बार बदलता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि एक बर्फ बर्फ अपनी अवस्था को कितनी बार बदल सकती है, कमेंट करके बताइए फटाफट भाई, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं। बर्फ अपनी अवस्थाओं को कितनी बार बदलती है? ठीक है, एक बार, कोई कह रहा है 3 बार, कोई कह रहा है 2 बार, कोई कह रहा है 1 बार, एक तो अलग ही है, कह रहे हैं कि अनंत बार। मतलब पदार्थ पता नहीं बर्फ जो है कितनी अवस्थाओं में बदल सकता है। भाई हमारे पास अवस्थाएं तो मेनली 5 ही होती है, जबकि हम यहाँ 3 ही अवस्थाओं की बात करते हैं, क्योंकि 2 अवस्थाएं सबसे बड़ी अद्भुत अवस्थाएं, उनको प्राप्त करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हमारे आसपास में जो पदार्थ होते हैं वो 3 ही अवस्थाओं में दिखाई देते हैं, या तो सॉलिड में, या तो लिक्विड में, या फिर गैस में। प्लाज्मा प्लाज्मा को बनाने के लिए बहुत हीट की रिक्वायरमेंट होती है, और उसी तरीके से बोस आइंस्टाइन को बनाने के लिए बहुत कम हीट की, यानी बहुत निम्न तापमान पर जाने की आवश्यकता होती है। तो कोई भी पदार्थ अपनी अवस्थाओं को 2 बार बदलेगा। देखिए मैं बात यहाँ 3 ही की कर रहा हूं, सॉलिड लिक्विड गैस की, प्लाज्मा, और यदि मैं बीईसी की बात कर रहा हूं तो उसको भी भूल जाओ। तो कोई भी पदार्थ अपनी अवस्थाओं को 2 बार बदलेगा। एक तो उसकी खुद की अवस्था है, तो बर्फ जो है उसकी खुद की अवस्था है, बर्फ सॉलिड स्टेट में। अब जब आप उसको गर्म करोगे तो पहले तो वो द्रव में बदलेगा, तो सॉलिड से वो लिक्विड में बदला, और लिक्विड को और गर्म करोगे तो वो लिक्विड से वेपर में बदलेगा, यानी वो फिर गैसेज स्टेट में बदलेगा। तो कोई भी पदार्थ अपनी अवस्थाओं को 2 बार बदल सकता है। एक तो उसकी अपनी खुद की अवस्था होगी, और 2 वो अवस्था जिनके अंदर वो ट्रांसफर हो रहा होगा। ठीक है, तो एक बात मुझे बताओ कि लेटेंट हीट का मतलब होता है पदार्थ की अवस्थाओं का बदलना, और पदार्थ अपनी अवस्थाओं को 2 बार बदलता है। तो लेटेंट हीट भी 2 प्रकार की होती है। लेटेंट हीट कितने प्रकार की होगी? लेटेंट हीट 2 प्रकार की होगी। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक को बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या इसको हिंदी में बोलते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा। संगलन की गुप्त ऊष्मा, संगलन की गुप्त ऊष्मा उस ऊष्मा को कहते हैं जो किसी सॉलिड को, जो किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट हीट होती है। जैसे इस बर्फ को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जिस लेटेंट हीट की रिक्वायरमेंट थी, उसी लेटेंट हीट को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। जबकि यदि आप इस बर्फ को और गर्म करते रहोगे तो वो धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसे बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के नाम से हम इसको बुलाते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो ये 2 प्रकार की हमारे सामने लेटेंट हीट होती है, एक LHF, एक LHV। एक बात याद रखना, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में टेम्परेचर ज्यादा होता है, जबकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में टेम्परेचर कम होता है। इसीलिए आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, कि यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि एक व्यक्ति उबलते हुए जल से जल जाए तो उसके हाथों को ज्यादा जलन का एहसास होगा, या फिर वो स्टीम भाप से जल जाए तो उसके हाथों को जलने का ज्यादा एहसास होगा। तो आप देखते हो कि भाप से आपका हाथ यदि जल गया तो भैया काफी दिनों तक उसका जलन होता है, और काफी दिनों तक वो आप लोगों का घाव बना हुआ रहता है। जबकि पानी से यदि जल गए तो कुछ दिनों के बाद उसमें आराम मिल जाता है। ठीक है, ये जितने भी हमारे बर्निंग होते हैं उन बर्निंग को भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कई डिग्री में बर्निंग को डिफाइन किया गया है। जैसे हमारी जो स्किन है वो कई लेयर में होती है, तो यदि एक लेयर को उसने जला दिया तो 1 डिग्री, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, कई लेयर को जलाती है तो कई डिग्री के रूप में भी उसको कन्वर्ट किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। ठीक है, कि कितने डिग्री की बर्निंग आपकी स्किन के ऊपर हुई है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट भी की जाती है। तो जो लेटेंट हीट होता है ये क्या कहते हैं, भाप वाला, वो आपके हाथों पे ज्यादा से ज्यादा बर्निंग का इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो यदि मैं सही तौर पे बताऊं तो सर टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन स्टेट के अंदर चेंज हो रहा है। तो यहां पर ऑप्शन इसका 4 जो है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चौथा इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न संख्या 16। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहला कहता है S1, मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज 13 डिग्री सेल्सियस।
नेक्स्ट, गर्मी ज्यादा तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की ओर बहती है। हीट इज फ्लो फ्रॉम बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर। तो यहां पर चार कथन है, S1 अनुमान है और S2 अवलोकन है। S1 और S2 दोनों अवलोकन है, जबकि S1 और S2 ये दोनों अनुमान है। S1 अवलोकन है जबकि S2 अनुमान है। S1 inference and S2 is the observation. Both S1 and S2 are observation. Both S1 and S2 are inference and S1 is observation and S2 is inference. फटाफट इसका जवाब दीजिए भाई, किस जवाब की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए अब यहां पर मतभेद होने लगा, कोई ए, कोई बी, कोई सी, तो सबका मत अलग अलग है भाई। कोई ए जवाब दे रहा है, कोई बी जवाब दे रहा है, कोई सी जवाब दे रहा है, कोई डी जवाब दे रहा है। ठीक है, चलिए। चल, ऐसे क्वेश्चन बहुत बेकार लगते हैं जो इस टाइप के होते हैं। तो भाई अब एक बात मुझे बताओ, यदि आपको प्रश्न बेकार लगता है तो क्या एग्जाम में छोड़ दोगे? यदि एग्जाम में आपके लाइक का प्रश्न नहीं आया तो क्या आप छोड़ दोगे? कोई भाई ये प्रश्न मेरे दिमाग का काम का नहीं है भाई, ये प्रश्न मुझे बड़ा बेकार लगता है, चलिए इस प्रश्न को मैं करूंगा ही नहीं। क्या पता उसी प्रश्न से आपका भाई अच्छा मार्क्स आ जाए, यानी एक नंबर से ही रह जाते हैं बहुत से लोग। सीटेट का रिजल्ट जो है वो बहुत ही बेकार आता है। एक बात बताता हूं, क्योंकि सीटेट जो होता है ना वो कॉन्सेप्चुअल अप्रोच पर चलता है, वो रटंतु विद्या पर नहीं है। पहले फैक्ट वाले क्वेश्चन नहीं सीधे पूछेगा आपसे, ठीक है, वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड का क्वेश्चन बनाएगा आपसे। इसलिए सीटेट का रिजल्ट जो होता है वो बहुत ही गंदा होता है भाई। बहुत कम लोग, और इस बार आप लोगों को पता है कि सीटेट में सबसे ज्यादा लोग एग्जाम दे रहे हैं। अब यहां पर मैं कहूंगा बच्चे क्या, उन बच्चों के पापा भी और बच्चों की मम्मियां भी बहुत सी इस बार सीटेट का एग्जाम दे रही है भाई। इसलिए आप लोगों को पता है कि सीटेट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हो गए। यही वो कारण है जिस कारण से आप लोगों का एग्जाम एक दिन में ना कंडक्ट कराने की वजह से उसे 2 दिन में कंडक्ट कराया जा रहा है। अरे इतने सारे स्कूल कहां से ढूंढेंगे, इतनी सारी मैनेजमेंट टीम कहां से ढूंढेगी एक ही दिन में कंप्लीट कराने के लिए? इसलिए 2 दिनों में उसको शिफ्ट कर दिया गया। कुछ लोगों का 7 को होगा और कुछ को 8 का होगा। ठीक है, ये आप सभी लोगों के पास इसकी इंफॉर्मेशन भी आ गई होगी बहुत पहले, जब भी ये चेंजेस किया गया होगा तो सभी के पास उसकी सूचना भी दे दी गई होगी, मैसेज के थ्रू पहुंच गई होगी। ठीक है, तो यहां पर यदि मैं बात करूं तो मानव के शरीर का तापमान सर बिल्कुल सही है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि इसको केल्विन में मापोगे तो 310 केल्विन होता है, फ़ारेनहाइट में मापोगे तो 90, ठीक है, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मैं लिख देता हूं, केल्विन में ये 310 केल्विन के बराबर होता है, 310 केल्विन के बराबर होता है। फ़ारेनहाइट में मापोगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और डिग्री सेल्सियस में मापोगे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और ये एक प्रकार का क्या है, तो ये एक प्रकार का अनुमान है जो हम किसी स्केल की सहायता से माप करके बताते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कह रहा है कि गर्मी ज्यादा तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की तरफ बहती है। अब गर्मी ज्यादा तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की तरफ बहती से आंख से थोड़ी ना देख रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं क्या नहीं, तो इसका हम अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि इसके जैसे एक कमरा हमारा ठंडा था और दूसरा कमरा हमारा गर्म था, और हमने थोड़ी देर के बाद दोनों कमरों के बीच में खिड़की रख रखी थी, उस खिड़की को खोल दी तो हमने ये देखा कि जो गर्म वाला कमरा था वो धीरे धीरे कहां, उसका तापमान कहां जा रहा है, ठंडे कमरे की तरफ। तो गर्म वाला कमरा धीरे धीरे ठंडा हो रहा है और जो ठंडा वाला कमरा वो धीरे धीरे गर्म हो रहा है। इसका मतलब हीट जो होता है ना वो हमेशा ट्रांसफर होता है। हीट इज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर या हॉटर बॉडी टू लोअर बॉडी। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहां पर S1 अनुमान और S2 अवलोकन है, ये गलत है, ये दोनों अवलोकन नहीं है, जबकि S1 और S2 ये दोनों के दोनों इन्फ्रेंस है, ये कथन हमारा बिल्कुल सत्य है। तो तीसरा इसका सही बिल्कुल जवाब है। और कितने लोग सी जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग डी की तरफ जा रहे हैं। अरे डी नहीं होगा भाई डी नहीं होगा, ये इसका सी जवाब होगा, यानी तीसरा इसका जवाब होगा। S1 और S2 दोनों के दोनों अनुमान हैं। चलिए, ये भाई आप लोगों का जो लास्ट दिसंबर में सीटेट का जो दिसंबर का लास्ट का आप लोगों का एग्जाम हुआ था उसका पूछा गया इतना बड़ा प्रश्न, इतनी सारी केमिकल रिएक्शन डाल दी भाई, बच्चे घबरा गए देख करके, कहेंगे अरे ये तो पूरा का पूरा चैप्टर ही घुसेड़ दिया इसके अंदर। तो यदि ध्यानपूर्वक आप लोग देखोगे तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसका आंसर देखते ही सॉल्व कर जाएगी। पूरा आपको क्वेश्चन भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, बट उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, उसको ध्यान से देखना पड़ेगा इस चीज को भाई। आइए भाई इस बात को हम देख लेते हैं। सर सी नहीं भाई, उसका सी ही होगा, एक बार देख लेना। ठीक है, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। सुनीता एक टेस्ट ट्यूब में 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेती है
और उसमें 5 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला। देखिए भाई, यहां पर बात की गई है सोडियम कार्बोनेट की। अब सोडियम कार्बोनेट का सूत्र आप सभी लोगों को पता है, Na2CO3 होता है। अब इसके साथ इसने उसको 0.5 ml सोडियम कार्बोनेट लेती है और उसके अंदर 5 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसके अंदर उसने मिक्स कर दिया। अब जैसे सोडियम कार्बोनेट को इसमें मिलाएगी तो यहां एक केमिकल रिएक्शन होगा भाई। सोडियम कार्बोनेट को मिलाने पर यहां हमारे सामने सोडियम क्लोरीन से मिलकर के सोडियम क्लोराइड बनाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर के जल का निर्माण करेगा, जबकि लास्ट में कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। तो पहला तो हमारा ये रिएक्शन हुआ। दूसरा कह रहा है वह ऊपर की रिएक्शन में बनी हुई गैस को चूने के पानी से गुजारी जाती है। तो ऊपर कौन सी गैस बनी है सर? ऊपर जो गैस बनी है वो CO2 है, और इस CO2 वाले गैस में मैंने किसको मिलाया है? कैल्शियम ऑक्साइड को। देखिए भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी को बोल रहा है, तो एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और जब इसको आप इससे मिलाओगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, चूना पत्थर का निर्माण होगा, और उसके साथ साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो अब यहां पर आ जाइए भाई, तो सबसे पहला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए भाई, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये बेकिंग सोडा का फार्मूला है। किसका है? बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, या जिसे हम रसोई के सोडे के नाम से बुलाते हैं। तो सर ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये बात सोडियम कार्बोनेट की कह रहा है, जबकि इसने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दे दिया, तो ये गया भाई। दूसरा सोडियम कार्बोनेट, सर ये सही है, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट वहां है। सोडियम कार्बोनेट में जब आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाया तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी वाटर बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। सर ये कथन बिल्कुल सत्य है। जबकि कैल्शियम कार्बोनेट H2 और CO2, देखिए एक बात, दूसरे में इसने बोला क्या है? इसने बोला है कि कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, इसने बोला है चूने के पानी। अब चूने के पानी का सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूने के पानी का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यदि मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात यहां पर करूं आप लोगों के सामने, तो भाई ये तो गलत हो गया। सोडियम कार्बोनेट और HCl, NaCl प्लस में H2O प्लस CO2, ये सही है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर के कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O का निर्माण करती है, ये दोनों कथन सत्य है। जबकि यहां पर फिर से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा का नाम दे दिया गया है, तो ये फिर से हमारा गलत हो गया। तो यहां पर राइट आंसर कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन सी, जिसमें सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ मिलकर के सोडियम क्लोराइड, वाटर प्लस CO2 का निर्माण करता है, और वही बुझे हुए चूने के साथ जब हम CO2 को प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस में उसके साथ जल का निर्माण होता है। तो ये कथन जो है वो इसके साथ बिल्कुल सही है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 फाइबर से संबंधित है, फिर ये केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए भाई, ये क्वेश्चन को कुछ पूछते हैं। कौन से क्वेश्चन को कुछ पूछते हैं भाई? ठीक है, चलिए देखते हैं भाई यहां पर इस क्वेश्चन की तरफ। कथन ए, जूट फाइबर को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है और यह पौधे के तने से प्राप्त होता है। एसरेशन कह रहा है जूट फाइबर इज नोन एज द गोल्डन फाइबर एंड इट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टीम ऑफ द प्लांट। तो जूट का पौधा आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जनरली जैसे गन्ना होता है ना, उसी तरीके से जूट होता है। इसको जब इसके अंदर बीज वगैरह बनने लगते हैं, फूल वगैरह लगने लगते हैं, तो इसको हम उखाड़ करके और इसको पानी में फेंक देते हैं। तो इसके अंदर जो इसका जो तना है, तने में रेशा लगा हुआ होता है, और इस रेशे को हम क्या करते हैं, ऐसे उखाड़ते हैं। जैसे गन्ना खाते हो ना, तो गन्ना जब छीलते हो तो उसके साथ जो रेशा निकलता है, जो उसके साथ क्या निकलता है, रेशा, तो उसी रेशे के समान इसके अंदर निकलते हैं। तो जूट फाइबर को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है और यह एक पौधे के तने से प्राप्त होगा। पहला पॉइंट आपको बताना सही है कि गलत है। दूसरा, जूट के पौधों की कटाई फूल आने की अवस्था में की जाती है और डंठलों को रेटिंग के लिए हम पानी में भिगोया जाता है। जूट प्लांट्स आर हार्वेस्टेड एट द फ्लोरिंग स्टेज एंड द स्टॉक आर सोक्ड इन द वाटर फॉर द रेटिंग। रेटिंग का मतलब भाई उनको सड़ने के लिए, ठीक है। उनको किसके अंदर डाल देते हैं, पानी के अंदर, ताकि उसके ऊपर जो छाल है या जिसे हम खाल बोलते हैं
वो नरम हो जाए, और जब नरम होगा तो उसको हम क्या करेंगे, निकाल देंगे, और फिर उसको हम क्या करते हैं, गूंथ करके या उसको हम बना करके एक रस्सी के रूप में उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो कौन सा इसका जवाब सही है भाई? सभी लोग इसका ए जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही एकदम। देखिए, इसको गोल्डन फाइबर के नाम से बुलाया जाता है क्योंकि इसका रंग उस गोल्डन के जैसा होता है, बिल्कुल सत्य है। और इसको हमने अभी मैंने बताया था कि फूल आते आते तक इसको काट करके और इसको पानी में सूखने के लिए, मतलब फूलने के लिए कुछ दिनों तक छोड़ दिया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो एसरेशन भी सही है, रीजन भी सही है, और ये रीजन इस एसरेशन की बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न संख्या 19। 19वां प्रश्न क्या कह रहा है? नींबू का अचार एल्युमिनियम के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। एसरेशन कह रहा है लेमन पिकल शुड नॉट बी स्टोर्ड इन द एल्युमिनियम यूटेंसिल्स। क्या एल्युमिनियम के बर्तनों में नींबू से संबंधित या नींबू के अचार को नहीं रखना चाहिए, ये कहता है आपसे। ठीक है, दूसरा कारण कह रहा है एल्युमिनियम एक धातु है, बिल्कुल सत्य है भाई, और नींबू में मौजूद एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके जहरीले नमक और हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करती है या बनाती है। एल्युमिनियम इज अ मेटल एंड रिएक्ट विद द एसिड प्रेजेंट इन द लेमन टू द फॉर्म पॉइजनस सॉल्ट एंड द हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस। तो कौन सा सही है सर? ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। बोथ ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज द नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो किस क्वेश्चन, किस ऑप्शन की तरफ जा रहे हो भाई आप लोग? किस ऑप्शन की तरफ जा रहे हो आप सभी लोग? फटाफट बताएंगे भाई, देखते हैं किस ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। ए ए ए, चलिए भाई देखिए, नींबू एक एसिड है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। और आपको पता है कि सभी एसिड जो होते हैं वो धातुओं के साथ रिएक्ट करते हैं, और अम्ल धातुओं के साथ रिएक्ट करके आप सभी लोगों को पता है किसी न किसी ऐसे जैसे हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता ही करता है। तो सर ये हमारे लिए खतरनाक हो जाएगा क्योंकि कुछ जहरीले पदार्थ का ही बनाएगा। अब यहां पर बात की गई एल्युमिनियम के साथ, तो एल्युमिनियम के साथ मिलकर के वो जहरीला पदार्थ बनाएगा, ये बात बिल्कुल सत्य है। और उसके अंदर हाइड्रोजन गैस भी बनती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ए भी सही है और आर भी सही है, और ये आर ए की सही व्याख्या करता है। यही वो कारण है जिस कारण से हम किसी नींबू के अचार को एल्युमिनियम के बर्तनों में कभी भी नहीं रखते। किसमें रखते हैं सर? तो भाई वो कौन सा ऐसा धातु है जिसके साथ एसिड रिएक्ट नहीं करता, एसिड कोई रिएक्शन नहीं करता? तो वो है कांच। इसलिए कांच के बोतलों में सभी अम्लों को रखा जाता है। लेबोरेटरी में आप जाओगे तो लेबोरेटरी में देखोगे कांच के बोतल रखे हुए मिलेंगे, ठीक है, लेकिन वो कांच भी एक स्पेशल टाइप का ग्लास होता है। पायरेक्स ग्लास का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कांच भी अलग अलग किस्म के होते हैं, ठीक है। तो उस ग्लास के अंदर याद रख लेना आप सभी लोग, उस कांच के बोतल के अंदर हम एसिड को रखते हैं। अच्छा, यहां से क्वेश्चन और याद आया मुझे भाई, बताओ वो कौन सा ऐसा एसिड है, वो कौन सा ऐसा अम्ल है जो कांच के साथ अभिक्रिया करता है और कांच के ऊपर डिजाइन बनाने के लिए उस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? फटाफट कमेंट करके बताएंगे भाई। चीनी मिट्टी के बर्तन में, बिल्कुल भाई। आप जनरली पहले हम लोगों को पता है कि हमारी दादी जी जो अचार बनाती है वो अचार किसमें बनाती थी? जो मिट्टी का मटका होता था ना, उस मिट्टी के मटके में अचार बनाती, जिससे अचार का स्वाद 2 गुना बढ़ जाता था भाई। फिर धीरे धीरे कांच का बर्तन आने लगा भाई। किसका? कांच का। कांच में अब जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं चाइना मिट्टी, उसके अंदर भी बनाया जाता है भाई, ठीक है। तो ये सारे के सारे वो सोर्स हैं जो मेटल नहीं है, धातु नहीं है, इसलिए उनके साथ ये अम्ल अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। एक्वा रीजिया नहीं है भाई, एक्वा रीजिया नहीं है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का नाम सुना होगा आप लोगों ने, एच है। बहुत बढ़िया जी, ज्योति कुमारी ने जवाब दिया है, बहुत अच्छा। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो किसी कांच के साथ रिएक्ट होता है। इसलिए आपने देखा होगा कांचों के ऊपर जो डिजाइन उखेरा जाता है ना, वो उखेरा किससे जाता है? उसी एसिड की सहायता से वहां पर निशान बनाया जाता है। तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ? कांच के साथ। एकमात्र ऐसा अम्ल है, बाकी नहीं करते कोई रिएक्ट। तो यहां पर हमारा सही जवाब कौन सा हो गया भाई? सर ए और आर दोनों सही है, और आर ए की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए भाई, तो जिन जिन लोगों ने इसका सही जवाब दिया है, फिर से वही अपने खाते में वो 1 नंबर को ऐड कर लेंगे।
और जिन्होंने गलत जवाब दिया वो भी ऐड करेंगे, बट 1 नंबर नहीं, 0 नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 20 क्या कहता है, जैसे जैसे आबादी बढ़ती है वाटर लेवल, वाटर ये लेवल है भाई, टेबल नहीं है, ठीक है, इसको लेवल कर लेना, वाटर लेवल नीचे चला जाता है, इनमें से कौन सा इस कमी का सीधा कारण नहीं है? कमी का सीधा कारण नहीं है, यहां आंसर देना है कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा गलत है, सही मत दे देना। एज द पॉपुलेशन इंक्रीज, एज द वाटर टेबल गोज डाउन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट कॉज ऑफ दिस डिप्लेशन? पहला, बढ़ता हुआ औद्योगिकीकरण यानी इंक्रीज द इंडस्ट्रियलाइजेशन, पेड़ों की कटाई, डिफोरेस्टेशन, कंक्रीट की सड़कों का निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंक्रीट रोड, या इलाके में बहुत बारिश का होना, इंक्रीज द रेनफॉल इन योर एरिया। कौन सा सही जवाब है भाई? तो देखिए सर, बहुत बढ़िया, देख अभी भी किसी का सी जवाब आ रहा है। अरे सी, पूनम जी बिल्कुल सी, कहां से इसका आंसर होगा भाई? थोड़ा सा दिमाग का भी प्रयोग किया करो भाई, भूखे तो नहीं है, कोई भूखा पेट तो नहीं। यहाँ पर कई बार होता है ना कि कहते हैं कि यदि आप भूखे पेट से किसी काम को करोगे तो उसमें दिमाग नहीं लगेगा, और जब आपका भूखे पेट से दिमाग नहीं लगेगा तो भाई आप आंसर कहां से दे पाओगे, क्योंकि आंसर आप किसकी सहायता से दे रहे हो? अपने ब्रेन का यूज करके दे रहे हो। तो भाई आप लोग खाना वाना खाया, चाय वाय तो पिया है ना आपने? जिसने चाय नहीं पिया या खाना नहीं खाया है तो भाई वो गलत जवाब फिर उस हिसाब से दे सकता है। बट मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई भी ऐसा होगा जो बिल्कुल भूखा होगा, जिसने पानी चाय कुछ भी नहीं पिया या खाया होगा। ठीक है, डी जवाब दे रहे, दिमाग की बत्ती नहीं जलती। हाँ बिल्कुल भाई, यदि भूखे पेट आप रहोगे तो दिमाग की बत्ती जो है वो बुझी हुई है, तो जवाब कहां से दे पाओगे सही से? तो दिमाग की बत्ती को जलाने के लिए ऊर्जा तो देना पड़ेगा ना दिमाग को, और दिमाग के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? आपका भोजन है भाई। ठीक है, तो डी इसका जो जवाब दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। एक बात मुझे बताओ, मैंने आपको बोला कि इनमें से कौन सा गलत कथन है वो आपको चूज करना है। तो जब जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ेगा तो पानी की ज्यादा डिमांड होगी, और पानी की डिमांड ज्यादा होगी तो जमीन खोद के पानी निकालेंगे निकालेंगे ना, तो वाटर का लेवल डाउन हो जाएगा। तो सर ये हमारा क्या हो गया? ये सही हो गया। पेड़ों की कटाई ज्यादा से ज्यादा करोगे तो डिफोरेस्टेशन होगा, और डिफोरेस्टेशन होने से वर्षा नहीं होगी सही से, मानसून में परिवर्तन आ जाएगा। तो सर ये भी सही है। कंक्रीट के सड़कों के जब हम ज्यादा से ज्यादा निर्माण कर रहे हैं तो वही वाटर लेवल तो जाएगा ही नीचे। क्यों? क्योंकि जब बरसात का पानी होगा तो बरसात के पानी को सोखने के लिए मिट्टी चाहिए ना, बट आपने उसके ऊपर कंक्रीट बिछा दिया है तो बरसात का पानी वहीं पर वेपर बन के ऊपर उड़ जाएगा, वो जमीन के नीचे जा ही नहीं पाएगा, जिसके कारण से वाटर लेवल उसका कभी भी डाउन ही होता जाएगा, अप नहीं आएगा। तो ये भी सही है, लेकिन इलाके में सबसे ज्यादा यदि बारिश हो गई तो वाटर लेवल आपका जो है वो क्या होगा? ऊपर आ जाएगा, ना कि नीचे जाएगा। तो ये हमारा गलत चीज है, और इसने गलत कथन को ही चूज करने के लिए बोला है, तो इसलिए हमारा जो है वो डी राइट आंसर है बच्चे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? पहला, क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है, क्रिस्टलाइजेशन इज अ केमिकल चेंज। बी, प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल चेंज। फल का पकना एक भौतिक परिवर्तन है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज अ फिजिकल चेंज। दूध से दही का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, यानी फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम द मिल्क इज अ केमिकल चेंज। चलिए फटाफट जवाब दीजिए भाई, फटाफट जवाब देंगे आप सही बच्चे, फटाफट। ठीक है, फटाफट जवाब दीजिए। देखिए कह रहा है टेम्परेचर समान रहता है, बताया कौन से प्रश्न का वो जवाब दे रहा है? मुझे लग रहा है 11वें 12वें प्रश्न का जवाब दे रहा है। इतना लेट पीछे चल रहा है भाई, वो 2G की स्पीड से चल रहा है। क्लास हमारी यहाँ पर 4G 5G की स्पीड से चल रही है, और वो बच्चा 2G की स्पीड से जवाब दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 12वें या 13वें का जवाब दे रहा है, और हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 21वें पर। ठीक है, लेट सेशन स्टार्ट किया होगा उसने। चलिए डी सी डी, देखिए भाई मतभेद यहाँ चालू हो रहा है। डी सी, कोई सी कोई डी, कोई सी कोई डी, तो भेद तो खोलना पड़ेगा कि कौन सा इसका सही जवाब होगा, डी या फिर सी। चलिए देखिए, क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन। क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है कि कोई भी लिक्विड है या कोई सॉलिड है उसको क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो क्रिस्टल जो है वो एक स्टेट है, एक अवस्था है। तो अवस्था के परिवर्तन से
कभी भी कोई केमिकल चेंज नहीं होता, क्योंकि जब भी केमिकल चेंज होता है तो एक नए केमिकल का निर्माण होता है, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जबकि आपने उसकी स्टेट को चेंज करके उसको क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब सर ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही। प्रकाश संश्लेषण किसे हम कहते हैं, तो आप लोगों को पता है कि पौधे सूरज की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ साथ जल, इन तीनों की उपस्थिति के कारण से वो एक केमिकल रिएक्शन करती है जिसे फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया के उपरांत ग्लूकोज का निर्माण होता है, जिस ग्लूकोज का पौधे अपने भोजन के रूप में यूज करते हैं। भाई इसका मतलब, अब एक बात मुझे बताओ कि मैंने कुछ केमिकल को यूज करके एक नए केमिकल का निर्माण किया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और प्लांट्स में मौजूद क्लोरोफिल पिगमेंट, इन सभी ने मिल करके एक नए प्रोडक्ट का निर्माण किया, ग्लूकोज जिसे भोजन कहते हैं। और उसके साथ साथ ऑक्सीजन रिलीज होती है, जिस ऑक्सीजन को भाई हम सभी लोग क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, अपने शरीर के अंदर लेकर के जाते हैं। इसका मतलब सर इसमें एक नया केमिकल बन रहा है, तो डेफिनेटली ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। दूसरा, फल का पकना एक भौतिक परिवर्तन है, बिल्कुल गलत है। एक बात मुझे बताओ, फल क्या अपने आप पकेगा? फल को पकने के लिए पौधों के पास, ठीक है, इथीन नामक एक केमिकल होता है, या उसे हम इथाइलिन भी बोल देते हैं। इथाइलिन को हम नेचुरल हार्मोन के नाम से बुलाते हैं, या उसे हम प्लांट हार्मोन के नाम से बुलाते हैं। ये पौधों के अंदर मौजूद वो हार्मोन है जो किसी कच्चे फलों को पौधे के अंदर पकाने में हेल्प करता है। तो उसके अंदर नया केमिकल आया तभी तो वो पका। या चलो उसकी बात छोड़ो, मैंने कहा कि जो कच्चे फल होते, कच्चे केले पेड़ से हमने तोड़ लिया, कच्चे आम हमने पेड़ से तोड़ लिया, उसको हम गोडाउन में लेकर के आ गए और एक केमिकल की सहायता से उस कच्चे फलों को हमने पका दिया। तो जो केमिकल की सहायता से आप उस कच्चे फलों को पका रहे, उसे एसिटाइलिन नामक गैस के नाम से बुलाया जाता है। एसिटाइलिन गैस के नाम से उसे बुलाते हैं, बट वो एक आर्टिफिशियल, एक सिंथेटिक प्रोसेस है किसी भी कच्चे फल को पकाने का। यदि पेड़ के अंदर अपने आप पक रहा है तो इथाइलिन नामक कंपाउंड या गैस के कारण से वो पकेगा। तो भाई इथाइलिन एक केमिकल है, और वो केमिकल जब वो किसी फल के पास पहुंचेगा तब वो पकेगा। तो इसका मतलब सर ये एक प्रकार का केमिकल चेंज है, जबकि ये भौतिक कह रहा है तो ये गलत है। दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। दूध को दही में बना दोगे, दही को वापिस दूध बना सकते हो। तो जो केमिकल चेंज होते हैं, एक तो उसमें नया प्रोडक्ट बनता है और वो कभी रिवर्स प्राप्त नहीं होता है, वो रिवर्सिबल बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसका मतलब सर ये बिल्कुल सही कह रहा है, दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है। ए गलत, सी गलत, जबकि बी और डी सही है। और बी और डी किसके अंदर है भाई? ऑप्शन 3 के अंदर है। ठीक है, ऑप्शन 3 के अंदर है। तो अब देखिए, अब सभी का जवाब सही आ रहा है ना। अब देखिए भाई आपका, बहुत बढ़िया भाई। इथाइलिन आप उसको कह सकते हो जिसे हम प्लांट हार्मोन या नेचुरल हार्मोन के नाम से बुलाते हैं। ये वो प्लांट के अंदर मौजूद केमिकल होता है जो पौधों को पकाने के लिए क्या होता है, पर्याप्त होता है भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ अब हम यहां पर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 22, प्रश्न संख्या 22। क्या कहता है? जब कैल्शियम ठंडे पानी से रिएक्ट करता है तो वह पानी के ऊपर तैरते हैं। एसरेशन, कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग ओवर वाटर व्हेन इट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। रीजन क्या कह रहा है? कैल्शियम ठंडे पानी से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाता है जो बुलबुले बनाती है और मेटल की सतह से चिपक जाती है। और बिल्कुल भाई, कैल्शियम एक नोबल मेटल है जो पानी से रिएक्ट नहीं करता, जिसे कम घनत्व के कारण वह तैरने लगता है। कैल्शियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस which bubbles and sticks to the metal surface. Reason 2, calcium is a noble metal that does not react with water, causing it to float due to the low density. मतलब कम डेंसिटी के कारण लगभग सभी चीज जो होते हैं वो फ्लोट करते हैं। तो अब आपको यहां जवाब देना है कि इनमें से कौन सा जवाब बिल्कुल सही है भाई। तो यदि मैं जवाब दे दिया सभी ने, सर पेड़ से फल तोड़कर पकाना कौन सा परिवर्तन है? अब एक बात मुझे बताओ, पेड़ से आपने फल तोड़ा, लेकिन उसके अंदर भाई आपने कोई केमिकल तो यूज किया है ना। केमिकल यूज किए बिना यदि वो पक रहा है तो वो भौतिक परिवर्तन है, लेकिन केमिकल यूज करके यदि वो पक रहा है
तो वो रासायनिक परिवर्तन है। बिना केमिकल के यदि कोई परिवर्तन हो रहा है तो भौतिक होगा, लेकिन वही उसके अंदर बिना केमिकल गए वो कैसे पक जाएगा? तो केमिकल यानी चेंजेज होगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा वो। आ जाइए भाई यहाँ पर, पहला जो, जब कैल्शियम ठंडे पानी से रिएक्ट करता है तो पानी के ऊपर तैरता है, बिल्कुल सत्य है भाई। क्यों तैरता है? तो चलिए मैं बताता हूं। जैसे आप लोगों को पता है कि सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, सोडियम सोडियम पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, ये तीन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होते हैं जो जल के साथ अभिक्रिया करते हैं भाई। लेकिन एक बात मैं बता दूं, कैल्शियम जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, और ये हाइड्रोजन गैस बहुत कम मात्रा में रिलीज करता है। जो हाइड्रोजन गैस ज्यादा मात्रा में रिलीज करेगा वो तुरंत आग पकड़ लेगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस आप लोगों को भी मैंने बताया था एक ज्वलनशील गैस यानी एक फ्लेमेबल गैस है जो आसानी से जल जाती है। तो मैंने एक बात बता दिया, इन दोनों में से पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोजन रिलीज होता है, उतना हाइड्रोजन रिलीज होता है कि जो इन दोनों को जलाने के लिए सक्षम होता है। लेकिन कैल्शियम से हाइड्रोजन रिलीज होता है, ये बात सत्य है, लेकिन वो उतनी मात्रा में नहीं निकल पाता कि जो इसको जलाने के लिए वो पर्याप्त हो। तो होता क्या है, ये जो कैल्शियम धातु है, इस कैल्शियम के ऊपर ये हाइड्रोजन की जो लेयर होती है वो चिपक जाती है, जिसके कारण से कैल्शियम बहुत हल्की हो जाता है, और हल्की होने के कारण से ये पानी के ऊपर तैरना चालू कर देता है। अब आते हैं हम ऑप्शन की तरफ। तो पहला तो सत्य है। दूसरा क्या है, कैल्शियम ठंडे पानी से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाता है जो बुलबुले बनाती है और मेटल की सतह से चिपक जाती है, ये बात बिल्कुल सही है। बट दूसरा क्या है, कैल्शियम एक नोबल मेटल, भाई नोबल मेटल वो होते हैं जो किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते। नोबल गैस का नाम सुना आपने? नोबल मेटल किसे बोलते हैं? तो नोबल मेटल के अंदर हमारा आता है जो सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। जैसे गोल्ड की यदि मैं बात करूं, प्लेटिनम की यदि मैं बात करूं, जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आते हैं, तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आएंगे वो नोबल मेटल के नाम से जाना जाएगा, जिसमें सोना सर्वप्रथम आता है। वो आसानी से किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता। बट कैल्शियम तो रिएक्टिव है ना, कैल्शियम तो अभिक्रिया कर रहा है, तो इसको मैं नोबल मेटल कैसे कह सकता हूं? तो सर ये नोबल मेटल नहीं है, इसलिए ये पूरा का पूरा रीजन जो है वो गलत हो गया है। तो एसरेशन सही है और इसका रीजन जो है 1 वो सही है, और रीजन 1 इस एसरेशन की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। ए और R1 दोनों सही है, और R1 ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, both A and R1 are true and R1 is the correct explanation of A। दूसरा भाई, A और R1 दोनों सही है, बल्कि R1 A की सही व्याख्या नहीं करता है। A सही है लेकिन R1 गलत है, A गलत है लेकिन R1 सही है, A सही है और R2 सही है। ठीक है, A सही है और R2 सही है। तो इसका मतलब यहां पर यदि आप जाओगे तो A ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ये दोनों के दोनों सही है, और R1 A2 की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 23, प्रश्न संख्या 23वां, कहता है निम्नलिखित मिट्टी के कणों को उनके कणों के आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग सॉइल पार्टिकल इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पार्टिकल साइज। इनके कणों के आधार पर असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले सबसे छोटा पार्टिकल, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, और लास्ट में थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, लास्ट में थोड़ा बड़ा। तो यदि ध्यान से देखो तो मैं यहां पर कह रहा हूं कि ये हमारे सामने क्ले है, ये सैंड है, और ये लूमिंग है यानी पार्टिकल है। तो ध्यान से देखोगे तो चार चीजें हैं। एक है आपके सामने क्ले, क्ले का मतलब होता है मिट्टी, फाइन पार्टिकल जिसे बोलते हैं, फाइन मिट्टी आप कह सकते हो। दूसरा है सिल्ट, और तीसरा है, जैसे क्ले का मतलब है पूरा मिट्टी, सॉरी उस मिट्टी के अंदर जो फाइन पार्टिकल होते हैं उन्हें हम सिल्ट का नाम देते हैं। इसके बाद है हमारे सामने रेत, रेत का मतलब बालू, आप सभी लोगों को पता होगा। और इसके सामने बजरी, बजरी का मतलब रेत से बड़ा पार्टिकल। आगे आ जाओ, बजरी, बजरी सबसे बड़ा पार्टिकल है, इसका मतलब बजरी सबसे कम नहीं हो सकता, तो ये तो पहले गलत हो गया। क्ले ये कुछ हद तक सही है, लेकिन सिल्ट और क्ले की यदि मैं बात करूं तो क्ले से ज्यादा सिल्ट है भाई। तो यहां पर हमारे सामने ये भी गलत हो गया भाई। तो सबसे पहले हमारे सामने आ जाएगा क्ले, क्ले के बाद हुआ सिल्ट, सिल्ट के बाद हुआ सेंट, और उसके बाद हुआ ग्रेवल्स। ग्रेवल जो होते हैं बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। तो हमारा इसके लिए ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए जो है वो इसका बिल्कुल सही जवाब है। ये मिट्टी से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, प्रश्न संख्या 24। 24वां प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से दो जवाब भाई। मोमबत्ती के जलने में भौतिक और रासायनिक दोनों तरह के बदलाव देखे जाते हैं। द बर्निंग ऑफ अ कैंडल इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। कारण कहता है कि मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, जबकि मोम का जलना एक नए पदार्थ यानी कार्बन डाइऑक्साइड और कालिक बनाना एक रासायनिक परिवर्तन है। मेल्टिंग ऑफ द वैक्स इज द फिजिकल चेंज, while the burning of the wax to produce new substance कार्बन डाइऑक्साइड सूट इट इज केमिकल चेंज। यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। तो यदि ध्यान से देखोगे तो आपको एक बात पता चल चुकी होगी कि जब भी किसी पदार्थ का दहन होता है तो वो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है, और दहन करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता जरूर होती है, ठीक है। लेकिन यदि कोई केवल अपनी अवस्था को बदल रहा है तो वो एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। तो मोमबत्ती को जब आप जलाते हो तो मोमबत्ती पिघलती है, मतलब वो ठोस से द्रव अवस्था में जा रही है, तो वो भौतिक परिवर्तन है। लेकिन जब वो मोमबत्ती जलती है तो उसके बाद वो कालिक का निर्माण करती है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है, और वहां से एक नए केमिकल का निर्माण होता है। वैक्स से CO2 बना भाई, इसका मतलब वहां पर नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, तो केमिकल चेंज भी हो रहा है। तो एक मोमबत्ती का जलना, देखो, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, जबकि मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। और जब मोमबत्ती जलती है तो वो पिघलती भी है, इसलिए उस समय रासायनिक भौतिक दोनों परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो यहां पर कौन सा सही जवाब होगा सर? ए भी सही है और आर भी सही है, और आर इस ए की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की बिल्कुल सही व्याख्या करता है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, प्रश्न संख्या 25वां। 25वां प्रश्न क्या कहता है भाई, ध्यान से देखेंगे। चक्रवात के दौरान सुरक्षा उपायों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग द साइक्लोन। मतलब साइक्लोन आपके सामने आ गया हो, साइक्लोन का मतलब आंधी या तूफान आपके सामने यदि आ गया हो, तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आप लोगों को करना चाहिए। पहला, किसी पेड़ के नीचे शरण नहीं लेनी चाहिए। डू नॉट टेक द शेल्टर अंडर अ ट्री। खुले बस में शरण ना लें, खुले बस में शरण नहीं लेनी चाहिए। डू नॉट टेक शेल्टर इन अ बस इन ओपन। मौसम विभाग की चेतावनी को नजरअंदाज ना करें। डू नॉट इग्नोर द वार्निंग फ्रॉम द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये कह रहा है कि पहला सही है, पहला और दूसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, या पहला दूसरा तीसरा ये तीनों के तीनों सही हैं। फटाफट बताएंगे भाई। तो यदि ध्यान से आप लोग देखोगे दोस्तों, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि चक्रवात यदि हो रहा है आपके सामने, आंधी या तूफान आ रहा है, तो सबसे पहले मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की सहायता से हम लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा दी जाती है कि कल इन स्थानों पर आंधी आएगी, कल इन स्थानों पर वर्षा के होने की संभावना है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, कई बार हम ऐसी चीजों में फंस सकते हैं। तो सर पहला तो हम लोगों का यहाँ पर सही है। और यदि कभी आप फंस जाओ तो पेड़ के नीचे शरण लोगे क्या? पता चले कि इतनी तेज आंधी और तूफान आया कि वो पेड़ ही आपके ऊपर गिर गया, तो ये भी सही है। और खुले बस में, भाई खुले में बस में लोगे तो पता चले बस ही पलट जाए, या पता चले आप ही वहां पर गिर जाओ। तो ये जो तीनों के तीनों चीजें दी गई है, ये हमारे लिए बिल्कुल सही है। हमें ये चीजें नहीं करनी चाहिए, इन चीजों को हमें नहीं करना चाहिए, वरना ये हमारी सेफ्टी के पर्पज से सही नहीं रहेगा। तो डी इसका राइट आंसर है। डी जो है वो इसका बिल्कुल सही जवाब है। डी इज द राइट आंसर। डी जो है वो इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए भाई, तो ये आज का सेशन आप लोगों का, हार्ड लेवल का सेशन आप लोगों का यहीं पर समाप्त होता है। जो हार्ड लेवल का आप लोगों का, हार्ड लेवल का जो आप लोगों का क्वेश्चन था आपका यही समाप्त होता है। तो टोटल 25 प्रश्न मैंने आप लोगों को कराए हैं। आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ कमेंट करके मुझे बताएंगे कि ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी, और आप लोग उसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि आज आप लोगों ने 25 में से कितने मार्क्स गेन किए। पूरी ईमानदारी के साथ 25 में से कितने मार्क्स आप लोगों ने गेन किए हैं, कितने प्रश्न का आंसर आप लोगों ने गलत दिया, और कितने प्रश्नों का जवाब आप लोगों ने सही दिया है भाई, ठीक है। पूरी ईमानदारी से बताना है आप सभी लोगों को।
अच्छा, 18 25, 18 25 20, कोई 25 भी है किसी का भाई? 25 में से 25? अच्छा, 22 23। चलिए, देखिए पूरी ईमानदारी के साथ आप लोग बता रहे हो और मैं भी पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, यदि जो मैंने आज 25 प्रश्न आप लोगों को कराया, इसमें से जिन भी बच्चों का 20 क्वेश्चन सही है, 20 प्रश्न सही है, तो याद मान करना कि आपके एग्जाम में भी 20 प्रश्न आएंगे, बिल्कुल सही 20 प्रश्न होंगे आपके। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रख लेना है। बाकी भाई कल भी क्लास आप लोगों की होगी और परसों भी आप लोगों की क्लास होगी, और दीपक सर भी आप लोग देखिए कल रात तक उन्होंने 12 बजे तक क्लास लिया है। तो भाई अब आप लोगों को पता है, इंसान ही है हम सभी लोग, मशीन तो है नहीं कि दिन भर काम करते रहे, क्योंकि हम लोग भी ये इंसानी हैं, तो हम लोग भी थकते हैं भाई, मशीन नहीं है। तो दीपक सर कल रात भर 12 बजे तक पढ़ाया। वैसे ही उनकी तबीयत खराब चल रही है, ठीक है, सबकी तबीयत इन दिनों में खराब चल रही है, लेकिन फिर भी आप लोगों के सामने हम लोग, एक भी समय क्लास लग गई तो क्लास हटेगी नहीं। ठीक है, जो आप लोगों से वादा किया है उस वादे पर पूरा हम लोग खरे उतर रहे हैं। ठीक है, तो शाम को आप लोगों की दीपक सर की क्लास होगी, तो मैं दीपक सर को बुला लेता हूं, वो क्या आप लोगों को शाम को कराने वाले हैं आप लोगों को अभी कंफर्म कर देंगे। आप लोग तैयार रहेंगे उस सेशन के लिए? आइए सर। धन्यवाद रोहित सर। और आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार है। आशा कर रहा हूँ आप सभी के सभी साथी जो है वो स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्लासेस बहुत सारी आ रही हुई है और अलग अलग शिक्षकों से आप लोग पढ़ रहे हुए हो। तो सबसे ज़्यादा तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों की जो इच्छा शक्ति है, उस इच्छा शक्ति को मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि इतनी सारी क्लासेस आ रही है, अलग-अलग शिक्षक अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर हो रहे हुए हैं और आप लोगों को सारी क्लासेस देखनी पड़ रही हुई है। तो सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ तो ये है साथियों कि आप लोग अपनी तबीयत का ध्यान रखा करें, क्योंकि क्लासेस बहुत सारी देने का तात्पर्य ये हो जाता है कि आप लोगों को देखना भी पड़ता है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि इसके चलते कि बाकी के 2-3 रोज़ बाद आपके पेपर हैं, पेपर के समय में आपको किसी तरह की चीज़ें हों। लेकिन फिर भी आप लोग कहते रहते हो कि सर ये पढ़ा दो, वो पढ़ा दो, तो दिल है कि मानता नहीं, है ना? तो हम लोगों को भी जब आप लोग इस तरीके की बातें बोल देते हो तो लगता है कि चलो एक और सेशन, एक असर्शन और रीजन को लेकर हाँ, सर, और बिल्कुल। ऑब्जर्वेशन और इन्फरेंस को लेकर बच्चों की बहुत सारी डिमांड आ रही हुई है कि सर ये मोस्टली कंफ्यूजन क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। तो एक सेशन मैंने आप लोगों के लिए आज शाम को 6 बजे रखा हुआ है, जिसमें बात करेंगे सीटेट के सारे कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन के, यानी असर्शन रीजन वाले, ऑब्जर्वेशन वाले, इन्फरेंस वाले क्वेश्चंस को। और वो क्वेश्चंस जो होंगे वो आपकी सारी चीज़ों से होगी। इवन हम लोग उसमें कुछ पेडागोजी के भी क्वेश्चंस को रखेंगे और आपके जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है उसके क्वेश्चंस को भी रखेंगे। तो शाम को 6 बजे आप लोगों से मुलाकात होगी, ठीक है? और फिर शाम को 6 बजे मिलते हैं और फिर आगे की रणनीति के बारे में बात करते हैं कि अगले 1-2 दिन में क्या कुछ प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हो, किस तरह की क्लासेस आप लोगों को और दे दी जाए 1-2 दिन में, जिससे कि आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। क्योंकि मोस्टली देखो 7 को भी पेपर है बच्चों का, तो 6 को भी लेट नाइट तक तो क्लास चल नहीं सकती है कि नहीं सर? बिल्कुल, बिल्कुल। तो 6 को एक आध क्लास अगर कोई होगी एक जो आध आपके लिए आफ्टरनून इम्पोर्टेंट में हो होगी, सकती है। जिसमें आपको कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि अब जो क्लासेस आएगी देखो जो पढ़ाना है वो तो पढ़ा दिया गया है। जो भी कन्फ्यूजन से संबंधित आपकी चीज़ें हैं, खास करके बहुत सारे बच्चे सर पेडागोजी को लेकर हाँ, कह रहे हैं। तो पेडागोजी की बहुत सारी, मैं पेडागोजी में बार-बार आप लोगों को कहता हूँ कि पेडागोजी जो होता है ये अंडरस्टैंडिंग पे होता है, ठीक है? तो पेडागोजी की अगर आप लोगों की डिमांड होगी और क्लास आ जाएगी, और बताओ जितना हम लोगों से हो सकता है वो ज़रूर करेंगे। तो शाम को 6 बजे एक बार हम लोग मिलते हैं बच्चों। वो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस जो हैं उन कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस को, और वो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन सारे आपके पीवाईक्यू के क्वेश्चन होंगे। साथ ही साथ एक आध नए प्रश्न भी उसमें मैंने रखने की कोशिश की हुई है, जिससे कि आप लोग परेशान होते हो पेपर में, ठीक है? तो उस परेशानी को दूर करने की कोशिश करेंगे, उनके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है उसको जानने की कोशिश करेंगे, और कैसे इन प्रश्नों को हम लोग पेपर में टैकल कर सकते हैं। ये सारी रणनीतियों पर बात होगी और क्लासेस के साथ बात होगी। तो आप लोगों के पास भी रेस्ट 2-3 घंटे का, 6 बज रहा है, मैं 3 बज रहा हुआ है, तो 3-1 घंटे का आपके पास समय है। तो खाना-पीना खाकर आप लोग रेडी रहिए। आप लोग अपने सेल फ़ोन वगैरह को चार्ज कर लीजिएगा और इस क्लास को देख लीजिएगा। और साथ ही साथ मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ बच्चों कि एक समय में कहीं किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे क्लास चल रही है, दूसरी जगह क्लास चल रही है, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप ज़रूर उस क्लास को देखिए। लेकिन जब भी आप फ्री हों, तो हमारे इस चैनल पर आकर उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि मैं बार-बार आपको कह रहा हूँ कि हमारी कोई मंशा नहीं है किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी भी शिक्षक के प्रतिस्पर्धा करने का, कॉम्पिटिशन नहीं है। हमने केवल इसलिए खड़े हुए हैं कि जो भी आपकी मदद कर सकें। तो ये
ज़रूरी नहीं है कि आप रियल टाइम पर ही देखो। अगर फ्री हो तो ज़रूर रियल टाइम पर देखो, लेकिन इसके बावजूद आप जब भी फ्री होते हो, चाहे आप जिस स्पीड से क्लास को देखना चाहो, उस स्पीड से आप लोग क्लास को एक बार देख ज़रूर लीजिएगा पेपर में जाने से पहले, ताकि यथासंभव जो हो आप लोग की मदद हो सके। तो मिलते हैं 6 बजे, है ना रोहित सर? चलिए इजाज़त दीजिए, और इस सत्र में आप लोगों ने अपना उत्साह दिखाया, प्यार दिखाया, इसके लिए आप सभी के सभी का मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ। मैं और हमारी सारी की सारी पूरी टीम केवल टीचिंग की आप लोगों की बहुत-बहुत आभारी है। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं शाम को 6 बजे। थैंक यू।